नमस्कार पाठकों, द मैजिक ऑफ वर्ल्ड्स में आपका स्वागत है। सारे नावेल मेरे द्वारा संपादित और अनुवादित है। यह है आप विभिन्न प्रकार के काल्पनिक दुनिया देख सकते हैं। अब तक आपने देखा, अब तक मैंने जो ज्ञान एकत्र किया है उसके अनुसार इस दुनिया में पहली बार किसी कालकोठरी को साफ करने पर कौशल प्राप्त करने का लाभ पूरी तरह से यादृच्छिक था। यह उन कालकोठरियों से बिल्कुल अलग प्रणाली थी जिसका उपयोग राक्षस मेरी दुनिया में उतरने के लिए करते थे। मैं देखूंगा कि जब मैं भविष्य में इस दुनिया की और कालकोठरियां साफ करूंगा तो मुझे किस प्रकार के कौशल प्राप्त होते रहेंगे। अब आगे अध्याय 91 महाकाव्य आई। अब शैडो ड्यूकडम में चौथे दिन की सुबह थी। वॉटरवर्क्स कालकोठरी में अपना ज्यादातर समय बिताने के बावजूद मैं यहाँ रहने वाले लोगों की सांसारिक और कभी कभी असाधारण जिंदगी को देखने में कुछ समय बिताने में सक्षम था। वे उस भीड़ से बहुत अलग नहीं थे जिसे मैं फ्रोजन किंगडम में देखता था, केवल वे थोड़े अधिक दरिद्र दिख रहे थे क्योंकि उनके पास कम भोजन उपलब्ध था। मैं एक जमे हुए खेत के पास खड़ा था जो आमतौर पर बहुत ज्यादा संरक्षित था। वे अपने भोजन के स्रोत को बहुत महत्व देते थे। राजकुमारी एडिलेड ने बताया था कि इन खेतों में उगने वाली सब्जियों को सफेद मूली कहा जाता है। वे एक मजबूत पौधे थे जो बेहद ठंडी परिस्थितियों में भी बहुत अच्छी तरह से उगते थे। लेकिन इस ड्यूकडम और फ्रोजन किंगडम के आसपास के कुछ अन्य इलाकों की मिट्टी में सामान्य रूप से उपजाऊ जमीन पर फसल की पैदावार कम हो रही थी। मैं कुक द्वारा मेरे लिए लाए गए आश्चर्य के बाद बडिंग फॉर्मर की उपयोगिता का परीक्षण करना चाहता था, इसलिए मैं हमारे लिए इंतजार कर रहे मजबूत हमलावरों से भिड़ने से पहले कौशल का प्रयास करूंगा। मेरे पीछे एक अकेली राजकुमारी खड़ी थी जो हल्के नीले रंग की एक और पोशाक में थी। ठंडी हवाएं उसे जरा भी परेशान नहीं कर रही थीं। मैं रात की उपस्थिति को भी महसूस कर सकता था जिसे मैंने हाल ही में महसूस किया था कि वो मुझे थोड़ा ज्यादा देख रही थी। मैंने अपना हाथ उस छोटे से खेत की ओर बढ़ाया जिसमें कुछ सफेद मूली उगी हुई थी और मैंने बडिंग फार्मर डाला। तेज हवाएं चलने लगी और खेत के आसपास का सार संघनित हो गया और दिखने में हरे रंग की एक झलक दिखाई देने लगी जो खेत पर उतरी। पौधों में होने वाले बदलावों के कारण कुछ सेकंड के लिए हरा रंग चमक उठा। कुछ हद तक सूख चुकी सफेद मूली की सफेद पत्तियां फैलने और बढ़ने लगी। वे इतनी तेजी से जमीन से उगने लगी कि मूली का आधा शरीर अब एक साथ इकट्ठा होकर जगह के लिए संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा था। अगले ही मिनट में जिस खेत पर मैंने ये हुनर डाला था वह पूरी तरह बदल चुका था, आसपास के खेतों से बिल्कुल अलग हो गया था। खेतों में अब चमचमाती और मजबूत सफेद मूली बहादुरी से खड़ी थीं। राजकुमारी जो अपने ठंडे चेहरे के बावजूद भी अपनी हैरानी भरी अभिव्यक्ति को रोक नहीं पाई, वह एक सब्जी को उठाने के लिए आगे बढ़ी क्योंकि वह लगातार आश्चर्यचकित थी। पता चला कि नवोदित किसान के प्रभाव में तेजी से बढ़ने वाली नई सब्जी सामान्य सब्जियों से दोगुनी बड़ी थी। राजकुमारी के दिमाग में गियर घूम रहे थे क्योंकि वह तेजी से आगे पीछे चलने लगी थी। इस कौशल ने पिछले कुक की तरह ही असाधारण प्रभाव दिखाए थे, खास तौर पर बडिंग फॉर्मर के पास जो अद्भुत आर्थिक उपयोग था। राजकुमारी ने पहले ही अपनी चमकती हुई काली आंखों से मेरी ओर देखना शुरू कर दिया था क्योंकि उसे इन जमी हुई जमीनों में इस तरह की किसी चीज के संभावित प्रभाव का एहसास हो गया था। मैंने जाने से पहले कुछ और खेतों पर इस कौशल का प्रयोग किया। राजकुमारी ने मुझे बताया कि वह एक अनोखे कौशल के आशीर्वाद के साथ आएगी जिससे भूमि की उर्वरता बढ़ेगी और उपज की वृद्धि दर में वृद्धि होगी। वो इस अवसर का उपयोग इस ड्यूकडम में अपने प्रभाव को और भी बढ़ाने के लिए करेगी। यह मेरे वर्तमान विचारों के साथ मेल खाता है कि मैं छाया में रहकर इधर उधर घूमता रहूं और ये तथ्य कि राजकुमारी भविष्य में जो भी प्रभाव जमा करती रहेगी वह भी मेरा हो जाएगा। मैंने इस बात की पुष्टि की क्योंकि मैं उसके साथ अपना समय बिताना जारी रखता था। उसके इस दावे की पुष्टि करता था कि वह मुझे जो कुछ भी चाहिए वह प्रदान करती है। मेरे लिए वह समय जल्द ही आ जाएगा जब मैं वह ले लूंगा जो मैं वास्तव में चाहता हूँ। इस दुनिया के कालकोठरी के पहले क्लियरेंस से प्राप्त गैर मानक कौशल के परीक्षण के साथ मैं अगले चरण में चला गया जिसके बारे में मैं उत्साहित था। भाड़े के सैनिकों का एक समूह जिनके बीच में एक एपिक रैंक वाला पावर हाउस था, बर्फीली भूमि में धैर्यपूर्वक हमारा इंतजार कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि वे अधिक समय तक प्रतीक्षा करें क्योंकि कौशल का अंतिम संयोजन उन मानकों को पूरा करता है जो मैंने पहले खुद के लिए निर्धारित किए थे। पिछले 4 दिनों में कौशल के निरंतर सक्रियन के बाद मैं मैन ऑफ स्टील और प्रोटेक्शन ऑफ द अर्थ के रैंक के जोर रक्षात्मक कौशल को संयोजित करने में सक्षम था, जिससे एस रैंक रक्षा का रून एक पुरातन रून आपके पूरे शरीर में फैलता है। जोर 200% रक्षा, दोहरी तत्व कवच और जानवरों की खाल का उत्पादन। ड्रैगन स्केल आपका शरीर उन सुरक्षाओं से घिरा हुआ है जो उच्चतम प्राणियों के लिए हैं। रक्षात्मक कौशल के अलावा गुप्त रंग के कौशल भी ये जोड़ बनने में सक्षम थे। अस्पष्ट और छाया से बचना अस्पष्ट कवच बन गए। भ्रामक और गिरगिट की त्वचा एक साथ मिलकर भ्रम की बाधा का निर्माण करते हैं।
इन नए कौशलों के बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ मैं आज फिर से अगले स्तर के किसी व्यक्ति की शक्ति को देखने के लिए निकलूंगा। पिछली बार मेरा मुकाबला 2 उच्च स्तर के प्राणियों से हुआ था, जिसमें मैं गंभीर रूप से घायल हो गया था, यहाँ तक कि मेरा एक अंग भी कट गया था। मैं इतना सावधान रहने वाला था कि मेरे पास मौजूद कई कौशलों पर विश्वास होने के बावजूद ऐसा दृश्य फिर से न दिखे। हम पर घात लगाने के लिए तैयार भाड़े के सैनिकों पर नजर रखने वाले शैडो गार्ड्स से हमें लगातार यह जानकारी मिल रही थी कि वे शैडो ड्यूकेडम से बाहर जाने वाले एकमात्र रास्ते के पास डेरा डाले हुए थे। वे उस कारवां को घेरना चाहते थे जिसे राजकुमारी ले जा रही थी और जो एकमात्र रास्ता था जिस पर जाया जा सकता था। इसका मतलब ये भी था कि मुझे पता था कि वे कहाँ हैं और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं आऊँगा। जब मैंने ड्यूकेडम से बाहर निकलने के लिए तैयार गाड़ियों और वैगनों के जुलूस को देखा तो मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। मैं पहले कदम रखूंगा और इस जुलूस के उस स्थान पर पहुंचने से पहले ही हमलावरों से मिलूंगा। राजकुमारी अपने जमे हुए चेहरे पर एक उम्मीद भरी अभिव्यक्ति के साथ हवा में घूर रही थी और मेरे लौटने का इंतजार कर रही थी। मैं जोश के साथ ड्यूकेडम से बाहर निकल आया, उस संघर्ष की प्रतीक्षा कर रहा था जो निस्संदेह मुझे अगले रैंक का एक अद्भुत कौशल प्रदान करेगा। भारी बर्फबारी के साथ ठंडे और झुलसाने वाले माहौल में लोगों का एक समूह गुस्से में एक छोटे से अस्थायी ठिकाने में आग को हवा दे रहा था। उनके शरीर बेहद शक्तिशाली थे, उनमें से ज्यादातर रैंक एस के थे और एक तो एपिक रैंक का था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार ठंड का सामना करने के बाद जब उनके लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहे थे तो उनकी सुरक्षा कमजोर होती जा रही थी। एक समूह एक साथ इकट्ठा था और वे धीमी आवाज में बात कर रहे थे और एक व्यक्ति की ओर देख रहे थे जो बाहर तूफानी ठंड में खड़ा था और उसके शरीर पर भारी कवच था। ठंड उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही थी क्योंकि उसके शरीर से इतनी शक्ति निकल रही थी कि बर्फ के तत्व दूर रहते थे। अरे, क्या तुम्हें लगता है कि उसे पकड़ने के बाद हम कम से कम उसका पर्दा हटा सकते हैं? हाँ, केवल तभी जब तुम बाकी की जिंदगी यातनाओं में बिताना चाहो। असाइनमेंट के विवरण पर ध्यान दो। हमारा काम गार्डों को संभालना और वैगनों को नष्ट करना है। हम मुख्य लक्ष्य कमांडर पर छोड़ते हैं। मुझे पता है। एक बार जब आप उसका चेहरा देख लेते हैं तो इसके बारे में न सोचना मुश्किल होता है। चलो, मिशन पर ध्यान दो। अगर जरूरत पड़े तो इसके बाद वेश्यालय जाओ, लेकिन अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान मत लेना। जैसे ही हमें उस महिला का कारवां दिखेगा, हम कार्रवाई करेंगे। बर्फ गिरने के साथ ही लपटें चटकने लगीं। इस समूह से कुछ ही दूरी पर एक उड़ती हुई आकृति किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रही थी जो इन उपद्रवी भाड़े के सैनिकों पर उनकी जानकारी के बिना नजर रख रहा था। आकृति की नजर भाड़े के सैनिकों के जमावड़े के स्थान पर थी। उसकी उपस्थिति इतनी कम थी कि गिरती हुई बर्फ भी उसके आर पार निकल गई। एक शिकारी को अपना शिकार मिल गया था। नोहा ओसमोंट व्यवसाय शिकारी। जीवन शक्ति 370, केंद्र शक्ति 380, कौशल SFADC-BA, उड़ान 100, गार्जियन लाइट 100, तत्काल स्थानांतरण 100, इन्फिनर पर्ज 100, आर्क लाइटनिंग 100, क्षेत्र विस्तार 22, दर्द प्रतिरोध 100, रिकॉर्डर 100, भाषा समझ 100, हीलिंग लाइट 100, शेर की दहाड़ 23, जल अवरोध 100, PS 100, निष्पादक की गति 100, सेंस हीट सोर्स 100, मौन संचार 55, रीगल आर्चर की आंखें 66, कुक -33, A+, आप्टिक जोन 100, रिलीगेटर स्पीयर 23, अपरिवर्तनीय पुनर्जनन 100, गूढ़ आवरण -2, भ्रम अवरोध 2, S, घायलों की सुरक्षा 100, फ्लैश -11, जुझारूपन की आभा 23, कमजोर -11, फीनिक्स एरो 1, शील्ड स्लैम 1, ऑब्फस्केशन -33, रक्षा का रून -2, ड्रैगन स्केल्स -2, नवोदित किसान 8। S जोड़, संत की वापसी 41, विनाश -45, प्लेग वाहक 39। उपकरण 3XB स्टोरेज रिंग, A स्टोरेज रिंग, S स्टोरेज पाउच, S वेव सूट, S लीजन कवच, S विरिडियन बूट्स। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 92 महाकाव्य 2। मैंने सर्दियों के तूफान का आनंद लिया जिसने दृश्य को और भी धुंधला कर दिया क्योंकि मेरी आकृति चुपचाप हवा में खड़ी थी। मैंने नीचे एक व्यक्ति की ओर देखा जो बिना किसी परवाह के अपनी खतरनाक आभा को उजागर कर रहा था। पेड़ों की छाया के नीचे कुछ टेंट लगे हुए थे जिसमें यह आकृति बाहर अकेली खड़ी थी और शैडो ड्यूकेडम की ओर जाने वाले रास्ते की ओर निःशब्द घूर रही थी। मैंने इस अगली पंक्ति की शक्ति के खिलाफ आगे बढ़ने की तैयारी करते हुए अपना ध्यान केंद्रित किया। मैंने सब कुछ एक तरफ रख दिया और उन लोगों की ओर देखा जिनके साथ मैं युद्ध में उलझा हुआ था। मैं उन्हें नहीं जानता था और वे मुझे नहीं जानते थे, लेकिन वे किसी ऐसे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते थे जिसके लिए मैंने योजनाएं बनाई थीं। इसलिए मैंने अपना दिल मजबूत किया और लड़ाई लड़ी। मेरा फिगर कई कौशलों के साथ साथ घूंघट वाले सूट से पूरी तरह छिपा हुआ था, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि कोई भी मुझे आते हुए नहीं देख सकता। भले ही मुझे रक्षात्मक कौशल पर भरोसा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मुझे लापरवाह होना पड़ेगा।
मैं अंधेरे में छिपे हुए भी हमला कर सकता था। मैंने एक एपिक रैंक वाले भाड़े के सैनिक और 9S रैंक के सैनिकों को गिना। मेरा ध्यान ज्यादातर सबसे शक्तिशाली सैनिक पर रहेगा। मैंने आने वाली लड़ाई के लिए तैयार होते हुए सांस छोड़ी। मैंने विनाश के कई कास्ट के एक छोटे से स्वागत के साथ शुरुआत की। अंतरिक्ष में दरारें खुल गईं क्योंकि बिजली और पिघली हुई लपटों के विनाशकारी खंभे दुश्मन की ओर बढ़ रहे थे। बमुश्किल 1 सेकंड बीता होगा कि भाड़े के सिपाही ने प्रतिक्रिया की और एक रुख अपनाया। भाड़े के सिपाही के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया जैसे ही उसने देखा कि दरारें खुल रही हैं और उसका शरीर सुनहरा चमकने लगा है। या एक चिल्लाहट के साथ एक सुनहरी घंटी बन गई जिस क्षण कौशल उसकी ओर बढ़े। धमाका। जैसे ही हमले जुड़े, कोलाहल शुरू हो गया। सुनहरी रोशनी जोरदार तरीके से चमक रही थी और आसपास के रैंक एस भाड़े के सैनिकों को उड़ा दिया गया। एपिक रैंक वाली भाड़े की सैनिक ने अपने हमलावर को खोजने के लिए आने वाले विनाश के आसपास देखा, लेकिन उसे एक काली आभा मिली जो उसके शरीर को परेशान कर रही थी क्योंकि कमजोर डाला गया था। जादू ने उसके बचाव को अनदेखा कर दिया क्योंकि इसने उसे मारा और उसके द्वारा खड़ी की गई सुनहरी घंटी को कमजोर कर दिया, जिससे विनाश के हमले जुड़ गए। ओह, मुझे अंधेरे में युद्ध करने का रोमांच महसूस होने लगा क्योंकि भाड़े के सैनिक के इर्द गिर्द का सार घूम रहा था। उससे एक शानदार कौशल का प्रदर्शन किया जा रहा था। विनाश से होने वाला नुकसान दूर हो गया क्योंकि भाड़े के सैनिक के चारों ओर एक पारदर्शी आकृति बनने लगी। पीछे की ओर फेंके गए रैंक एस आने वाले हमलों को रोकने के लिए कूदने ही वाले थे कि वे अपने नेता को देखकर स्तब्ध रह गए। कौशल की पारदर्शी आकृति ने एक लंबी तलवार पकड़ी हुई थी जिसका शरीर 8 मीटर से अधिक का अविश्वसनीय आकार दिखा रहा था। वूम, हमारे आसपास का सार तब हिल गया जब वो पूरी तरह से बन गया। महाकाव्य रैंक वाले भाड़े के सैनिक की आकृति अब उसके द्वारा डाले गए अवतार के पारदर्शी पेच में देखी जा सकती थी। उसकी हर हरकत पूर्णता के साथ दोहराई जा रही थी क्योंकि एक लंबी तलवार पकड़े हुए बड़ी पारदर्शी चीज से तेज हवाएं निकल रही थीं। आग और बिजली के घूमते हुए सांप सभी अवरुद्ध हो गए क्योंकि आकृति मेरे अगले हमले का सामना करने के लिए खड़ी थी जबकि मैं अंधेरे में था। तो यह एक एपिक रैंक वाला व्यक्ति था। इससे निकलने वाली शक्ति निश्चित रूप से मेरे एस जोड़ समन या विनाश कौशल से अधिक थी, लेकिन चूंकि मैं उन्हें बिना किसी आरक्षण के कई बार डाल सकता था, इसलिए मैं मात्रा में शक्ति की कमी की भरपाई कर सकता था। इसमें ऑरा ऑफ बेलिजरेंस जैसे शक्तिशाली सहायक कौशल का उल्लेख नहीं किया गया था, जिसने मेरे नुकसान को और बढ़ा दिया, जिससे मुझे विश्वास हो गया कि अगर मेरे कौशल में पहले से ही एपिक के बराबर मारक क्षमता नहीं है, तो वे निकट थे। जब भाड़े के सैनिक अगले हमले का इंतजार कर रहे थे, तो उनकी नज़र एक विचित्र जानवर पर पड़ी जो अब और भी बड़ा हो गया था क्योंकि उसे एस जोड़ रैंक दिया गया था। प्लेग वाहक बन चुका विशैला घृणित जानवर अपने चौड़े हरे पंख फैलाए हुए दिखाई दिया। जहर लगातार उसके शरीर से हरे रंग की बूंदों के रूप में गिर रहा था जो जमीन पर गिर रहे थे। जैसे ही विस्तारित भाड़े के सैनिक ने राक्षसी को देखा, विशाल शरीर एक ऐसी गति से आगे बढ़ा जो उसे नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि उसकी तलवार एक सुंदर गोलाकार झटके के साथ नीचे गिर गई। मेरे बुलावे ने आने वाली तलवार को नहीं टाला। उसका पेट गड़गड़ा रहा था और उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से 1 मीटर से अधिक चौड़ा हो गया था। जहरीली सांस प्लेग वाहक के लिए एक अद्वितीय कौशल डाला गया था। जैसे ही यह कौशल सामने आया, हवा कांप उठी। हरा और धुंधला, असहनीय बदबू के साथ तरल और धुएं का विशैला संग्रह भागते हुए आकृति के पूरे हिस्से को ढकने लगा। धमाका। विस्तारित भाड़े के सैनिक की बड़ी तलवार मेरे समन में घुस गई, उसे नीचे गिरा दिया और लगभग 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। लेकिन एक चिपचिपे पदार्थ की तरह इसके दोनों पक्ष धीरे धीरे वापस एक साथ जुड़ रहे थे क्योंकि सेंट की वापसी पहले से ही सक्रिय थी और बफ प्रदान करते हुए इसके घायल शरीर को ठीक कर रही थी। रीगल आर्चर की आंखों का उपयोग करके मैं उस महिला की आकृति को देख सकता था जो संलग्न पारदर्शी अवतार में दर्द में हिल रही थी। उसका बायां हाथ घातक हरे रंग में बदल गया था क्योंकि जिस आकृति को उसने आदेश दिया था उसने भी वैसा ही किया। वो जहरीली सांस से पूरी तरह से बच नहीं सकी। मैंने यथासंभव भावनाहीन रहने की कोशिश की और अधिक विनाश का इस्तेमाल किया, साथ ही अपग्रेड और ठीक हुए समन को एक और कमांड दिया। इसके अन्य नए प्राप्त कौशल डिफाइला का पूरा उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि आसपास बहुत अधिक लाशें नहीं थीं। 2 रैंक एस भाड़े के सैनिक पहले ही बहुत करीब होने के कारण अपनी मौत का सामना कर चुके थे जब जहरीली सांस उतरी। बाकी लोग दूरी में आगे बढ़ गए क्योंकि उन्होंने घबराहट के साथ लड़ाई में कूदने की कोशिश की। उनके लिए तो केवल एक ही शत्रु प्रकट हुआ था और वहां मौजूद सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के प्रहार के बाद भी वह ऐसे बंद हो गया जैसे कि कुछ भी नहीं था। ओह! प्लेग बियर ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए चीख मारी, एक बार फिर 8 मीटर के अवतार की ओर दौड़ा। आग और बिजली के घूमते हुए सांपों ने इसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और दुश्मन पर टूट पड़े, जिससे इस भव्य युद्ध की शानदार तस्वीर सामने आई।
महाकाव्य रैंक वाला भाड़े का सैनिक दिखावे के लिए नहीं था, क्योंकि उसने जो तलवार डाली थी उसे पकड़े हुए अवतार समय बीतने के साथ और भी अधिक ठोस होता जा रहा था। जैसे जैसे वह समन की ओर बढ़ता गया उसका ब्लेड तेज होता गया। मेरे सामने जो नजारा था उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। 8 मीटर लंबा वह व्यक्ति जो एपक भाड़े के सैनिक को घेरे हुए था ऐसे घूम रहा था जैसे कि वह दुनिया की सबसे हल्की चीज हो। उसके हाथों में मौजूद लंबा ब्लेड हवा में खूबसूरती से घूम रहा था, जबकि समन लगातार हमलों से बचता रहा। उनमें से एक ने आखिरकार वार किया। ठक, ब्लेड प्लेग बियरा के शरीर में गहराई तक घुस गया जो अब 6 मीटर से ज्यादा लंबा हो चुका था। यह आगे से पीछे तक पूरी तरह से घुस गया और बिना किसी हिचकिचाहट के समन आगे बढ़ता रहा। अपने पंखों को पीछे की ओर फड़फड़ाते हुए उसने सभी नुकसानों को अनदेखा किया और अवतार के पेट के करीब आ गया जहां भाड़े का सैनिक छिपा हुआ था। हरा धुआं निकला और दोहरे शरीर अस्वाभाविक रूप से प्रकट हुए और खुद को बड़े अवतार की आकृति की ओर फेंक दिया। ये 2 मृत रंकेस भाड़े के सैनिक थे जो जहरीली सांस से गिरे थे। उनकी भुजाएं फड़फड़ा रही थीं, जैसे वे सबसे तेज ज़ोंबी की तरह लग रहे थे जो एक पल में महाकाव्य रैंक वाले भाड़े के सैनिक की बड़ी आकृति तक पहुंच गए और उससे चिपक गए। ये दूसरा कौशल था जिसे अपग्रेडेड समन अब इस्तेमाल कर सकता था, डिफाइला। जब मैंने पहली बार इस कौशल को कार्रवाई में देखा तो बहुत सारे शानदार विचार सामने आए, क्योंकि मैंने देखा कि समन मृत जानवरों के शरीर को नियंत्रित करता है और उन्हें जहरीले बमों की तरह इधर उधर फेंकता है। प्लेग बियरा के दुखी चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी जब वह अपनी इच्छित स्थिति में पहुंच गया। कौशल के माध्यम से नियंत्रित किए गए 2 मृत प्राणी पारदर्शी आकृति से चिपके हुए खतरनाक रूप से फैलने लगे, क्योंकि वे और प्लेग बियरा का शरीर दोनों ही विस्फोटित हो गए। धमाका, टक्कर से आसपास के 15 मीटर क्षेत्र में कंपन हुआ और हरी मांसपेशियां, मवाद और हड्डियां बाहर निकल आईं, जिससे बड़ी ब्लेड वाली आकृति पीछे की ओर गिर गई और चीखें गूंजने लगीं। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 93। महाकाव्य 3। हवा में एक वीरानी का भाव था। रंकेस के भाड़े के सैनिक युद्ध के मैदान में फैले हरे रंग के घातक धब्बों से बचते हुए इधर उधर घूम रहे थे। उनमें से एक कुछ सेकंड के लिए बुदबुदाते मवाद के एक धब्बे के पास रुका, लेकिन बाद में उसे महसूस हुआ कि उसके अंगों में ताकत कम होने लगी है, क्योंकि वह जहर से भर गया था। हमलावर को ढूंढो, कमांडर को मजबूत करो। जहरीले युद्ध के मैदान में घूमते हुए कभी कभी चीखें भी सुनी जा सकती थीं। उनके पास बहुत ताकत थी और फिर भी उन्हें जिंदा रहने के लिए अपनी पूरी क्षमता से इस जानवर द्वारा छोड़े गए जहर से बचना पड़ा। उनमें से ज्यादातर लोग गिरते गए क्योंकि उन्होंने अपने कमांडर को मजबूत करने की कोशिश की जो लगातार और घातक हमलों से घिरा हुआ था। एक अनुभवी योद्धा बर्फीले मैदान से डरावने ढंग से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वह आग की मोटी रेखाओं और बिजली से बचने की कोशिश कर रहा था जो चारों ओर फैल रही थीं। वह हताशा महसूस कर सकता था क्योंकि वह उनमें से किसी को भी दूर नहीं कर पा रहा था। एकाग्रता में थोड़ी सी भी चूक उसे हवा के जहर से भर देती थी जो हरे रंग की हो रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी और जल्द ही वह गिर पड़ा। एपिक रैंक की कमांडर आसमान की ओर देख रही थी, क्योंकि उसने पाया कि विस्फोट से उसकी आकृति पीछे की ओर गिर गई है। वह अपने शरीर में एक जलती हुई पीड़ा महसूस कर सकती थी जो इस समय लगातार जहर से भरी हुई थी। हाल ही में हुए विस्फोट में उस भयानक राक्षसी और उसके द्वारा नियंत्रित मृतकों ने उस पर हमला किया था, जिसने सौदा पक्का कर दिया था। वह चाहती थी कि ये दर्द बंद हो जाए। उसके जैसी क्षमता वाले किसी व्यक्ति को पहले कभी ऐसा नहीं सहना पड़ा था और वह अत्यधिक क्रोध महसूस कर रही थी। कौन, आखिर किसके पास इतनी शक्ति थी कि वह उसकी नजरों से छिपकर उस पर कायरों की तरह हमला कर सके। उसने अपनी आंखें बंद कर ली जो तलवार संत के अवतार की पारदर्शी आकृति को देख रही थी, वो कौशल जिसने उसे आज उस मुकाम तक पहुंचाया है। कौशल को सक्रिय रखने और उसे जीवंत बनाने के लिए उसे और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। उसने जितनी अधिक ऊर्जा प्रदान की, अवतार उतना ही अधिक ठोस होता गया। जहर के कारण होने वाले दर्द से उसे नियंत्रित रखने के लिए काफी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही थी, इसलिए वह एक गतिरोध में फंस गई थी। धमाका, जैसे ही उसने अपना मन बनाया उसकी आकृति जमीन पर गिर गई। वह इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी क्योंकि पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। एक खतरनाक लाल रोशनी में चमकता हुआ एक गहना उसके हाथों में दिखाई दिया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपने मुंह में डाला और तुरंत निगल लिया। जिंक टिल्ड। बर्फीले मैदान में एक असहज ध्वनि फैल गई क्योंकि लाल रोशनी उसके शरीर में फैल गई और उसके चारों ओर एक बड़ी पारदर्शी आकृति भी। ऐसा लग रहा था कि वह एक परिवर्तन से गुजर रही है क्योंकि उसके माथे पर एक सींग दिखाई देने लगा था। हालांकि उसका प्रतिद्वंद्वी उसे नहीं छोड़ेगा। इस परिवर्तन के बीच में जहरीला मवाद छोड़ने वाली भयानक दिखने वाली आकृति फिर से प्रकट हुई थी और पहले से ही अपनी एक और घिनौनी सांस छोड़ रही थी।
आग की लपटों और बिजली के गिरने से आसमान में दरारें खुलती रहीं, जिससे इस शक्तिशाली आकृति को उसके परिवर्तन के दौरान कोई राहत नहीं मिली। व्यवधान के कारण ऊर्जाएं पागल हो गईं क्योंकि परिवर्तन अभी आधा ही पूरा हुआ था और अब लाल रंग में रंगी बड़ी पारदर्शी आकृति अधिक दिखाई देने लगी। जैसे ही तलवार ने जहरीली वस्तु उगलने वाली राक्षसी पर वार किया, उसने डकार लेना बंद कर दिया और उसके शरीर की ओर दौड़ पड़ी। अगले ही पल फिर से विस्फोट हो गया। भाड़े का सैनिक क्रोध से भर गया क्योंकि यह फिर से हुआ और उसने उसे पीछे धकेल दिया। दूसरे विस्फोट के बाद जहर और भी अधिक तीव्रता से फिर से फैल गया। उसका अवतार फिर से उठ रहा था जब उसने देखा कि वही राक्षसी प्रकट हुई और दूसरी बार फिर से विस्फोट हुआ। धमाका, तीसरी बार धमाका, चौथी बार। वह जोर जोर से सांस ले रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका सारा मान खत्म हो चुका है और अवतार लुप्त हो रहा है। उस अज्ञात व्यक्ति का डर जो अपने राक्षसी जानवर के साथ आत्मघाती हमले करना जारी रखता था, उसके अंदर गहराई तक समा गया था। उसकी सांसें उखड़ने लगी जब उसने देखा कि हरे रंग का वह दानव उसके ऊपर फिर से नया जैसा दिखाई देने लगा। हा 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 हा। उसने पाया कि वह इस हास्यास्पद दृश्य को देखकर अपने अंदर जहर भरते हुए खूनी हंसी निकाल रही थी। यहाँ तक कि उस रत्न को उसकी निषिद्ध शक्ति के कारण निगलने से भी उस हमलावर पर कोई असर नहीं पड़ा, जिसने खुद को दिखाने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने अपने जीवन में कई निर्णय लिए थे और कभी किसी पर पछतावा नहीं किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस बार वह गलत पक्ष पर खड़ी थी। वो कम से कम उस व्यक्ति को देखना चाहती थी जो उसे इस तरह से नीचे गिराने में सक्षम हो। तुम किस तरह के महान व्यक्ति हो? तुम उत्तर में एक छोटे से राज्य की राजकुमारी के साथ क्यों खड़े हो? जैसे ही उसने आसमान में राक्षसी हरे जानवर को देखा, उसके विचार जल्द ही वर्तमान स्थिति पर वापस आ गए। वह विस्फोटों की हास्यास्पद पुनरावृत्ति से चकित थी जो उसके अब 8 मीटर बड़े शरीर को कमजोर कर रहे थे। अवतार धीरे धीरे लुप्त हो रहा था क्योंकि राक्षसी विस्फोट जारी था और अगले ही पल फिर से प्रकट हो रहा था। कम से कम मुझे उस व्यक्ति को देखने का सम्मान तो दो जो मेरी जान ले लेगा। उसने बोलने की शक्ति पाई क्योंकि उसका शरीर जहर को बाहर निकालने और साथ ही अवतार को बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। उसे केवल शांति मिली क्योंकि उसने पाया कि वही जानवर एक बार फिर एक विशाल रनिक शकल से प्रकट हो रहा है। बकवास, दयनीय, खुद को दिखाने के लिए भी पर्याप्त साहस नहीं। बड़े अवतार ने इस समय का उपयोग उस विशाल तलवार को हवा में उछालने के लिए किया जिसे वह पकड़े हुए था, जहां राक्षस प्रकट हुआ था। स्विश, जानवर ने बिना किसी कठिनाई के तेज ब्लेड को घुमाया क्योंकि यह केवल हवा को चीर रहा था और नीचे पारदर्शी आकृति को देखा और भाड़े का सिपाही अभी भी उसमें तैर रहा था। एक दुष्ट अभिव्यक्ति देखी जा सकती थी क्योंकि उसका बड़ा मुंह बदलना शुरू हो गया था। एपिक रैंक वाले भाड़े के सैनिक ने इसे देखा और महसूस किया कि आज उसकी यात्रा यहीं समाप्त होने वाली है। जब यह विचार उसके पूरे अस्तित्व में फैल गया तो वह अकल्पनीय भय से भर गया। उसकी नज़र उस जानवर के सिर पर थी जिसने अपने जबड़े अप्राकृतिक रूप से खोले हुए थे और वो उसकी ओर जहरीले अत्याचार उगल रहा था। एक हरे रंग की रोशनी ने इस भाड़े के सैनिक की आंखों को ढक लिया। एक पल में ये हरी रोशनी अंधेरे में बदल गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मैंने राहत की सांस ली क्योंकि मैंने उस पागल शक्ति को मेरे सामने जारी रहने से रोक दिया। क्या उसने वास्तव में सोचा था कि मैं उसे कार्रवाई करने से पहले खुद को और भी अधिक शक्तिशाली संस्करण में बदलने का समय दूंगा? अपने असफल परिवर्तन से पहले उसने जो काली खतरनाक रोशनी मिली थी, उससे मुझे दमनकारी एहसास हुआ, लेकिन मैंने उसका उद्देश्य जो भी था उसे रोक दिया। इससे निकलने वाली शक्ति महाकाव्य रैंक वाले भाड़े के सैनिक से लगभग दोगुनी थी और इससे एक दुष्ट भावना निकल रही थी। इस लाल रोशनी के दिखने से मुझे एक तरह की आशंका हुई और मैंने कुछ नई धारणाएं बनाईं जो अगर सच होती तो घातक होती। मुझे तेजी से आगे बढ़ना था। प्लेग बियरर द्वारा किए गए घातक आत्मघाती हमलों के दौरान शेष रंग इस भाड़े के सैनिक जहर के लगातार विस्फोटों और विनाश के लक्ष्यीकरण हमलों से गिर गए थे। मुझे इस रंग कौशल के एक और सेट के साथ साथ महाकाव्य भाड़े के सैनिक के शरीर से कुछ और भी अधिक चमत्कारिक चीज का आशीर्वाद मिलेगा जो वर्तमान में मवाद से उबल रहा था। मैंने एक आदेश भेजा और देखा कि कैसे बुलाए गए प्लेग बियरर ने हमारे आसपास के जहरीले धुएं और तरल पदार्थों को अवशोषित किया। मैंने सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से शुरुआत करते हुए मृत भाड़े के सैनिकों के शरीर को निशाना बनाया। जब मैं उसके पास गया तो शरीर बैंगनी रोशनी में चमक उठा। एक बड़ी कौशल पुस्तक, एक आइटम और कई चमकदार कोर मेरे स्टोरेज पाउच में दिखाई दिए। मैं आश्चर्यचकित था क्योंकि यह पहली बार था कि एक आइटम और एक कौशल पुस्तक दोनों एक ही दुश्मन से निकले थे। वो वस्तु थी किंग्सलेयर, उच्चतम स्तर के लोगों को मारने के योग्य तलवार। इसकी धार लगातार तेज होती रहती है और इसका वजन एक पंख जितना होता है। यह एक चमकदार सुनहरी तलवार थी जो मेरे आकार के बराबर थी।
यह इतनी शानदार तलवार थी कि मैं इसे पकड़कर कुछ बार घुमाने से खुद को रोक नहीं पाया। मैंने खुद को इस नए एहसास से बाहर निकाला और फिर कौशल पुस्तक को देखा। भ्रष्ट तलवार संत का अवतार। एक प्रतिभाशाली तलवार संत का शरीर और यादें तब तक उतरती हैं जब तक कि मन उपलब्ध है। सक्रिय करने के लिए तलवार से लैस होने की आवश्यकता होती है। सक्रिय होने पर जोड़ 300% शारीरिक क्षति, जोड़ 300% गति, जोड़ 200% रक्षा, जोड़ डार्क स्लेयर तलवार शैली ... मैंने कौशल विवरण पर दिखाए गए नंबरों को देखा और इस नए प्रकार के कौशल को देखकर चौंक गया। यह मेरा सामान्य प्रकार का कौशल नहीं था जिसे मैंने सीखा था, लेकिन मैं इसे बहुत बुरी तरह से आजमाना चाहता था। जब मैंने एपिक रैंक कौशल पुस्तक के कणों को अपने शरीर में फीके पड़ते देखा तो मैं अपनी खुशी को रोक नहीं पाया। अब आप क्या आश्चर्य लाएंगे? अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 94 महत्वाकांक्षा और एक राक्षस राजा। एडिलेड। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पिछले कुछ दिनों से मैं शांति का एक दुर्लभ एहसास महसूस कर रहा हूँ। अगर मैं इसे शब्दों में बयां कर सकूं तो यह इस तरह होगा। आपकी गर्दन के ऊपर लगातार धारदार ब्लेड लटक रहा था और यह किसी भी क्षण नीचे गिर सकता था। ये ब्लेड इतना तेज और घातक था कि इसने मौत के करीब आने का डर पैदा कर दिया और आपको चिंता और भय से भर दिया। फिर आप अगले कुछ साल बस उस ब्लेड से बचने की कोशिश में बिताते हैं, लेकिन यह अभी भी आपके ऊपर लटक रहा है। फिर एक दिन अचानक आपको एक ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो आपकी पीठ से यह ब्लेड हटा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि यह फिर कभी आपके पास न आए। मुझ पर वार करने के लिए लटकी हुई ब्लेड को सर रोसमोंट ने उठा लिया। मैं इस समय जो तनाव और चिंता महसूस कर रहा था वह दूर हो गई। मुझे नहीं लगता कि अब भी इस सम्मानित व्यक्ति को पता है कि मुझ पर उनका कितना प्रभाव है। मैं उन अद्भुत कारनामों को बताना भी शुरू नहीं कर सकता जो उन्होंने लगातार किए हैं। मुझे उम्मीद थी कि उनकी शक्ति बहुत अधिक होगी और यह अद्वितीय कौशल इस बात की पुष्टि करेगा कि वे आने वाली आपदा को रोकने वाले व्यक्ति होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह किस हद तक होगा। एक साहसी व्यक्ति द्वारा अकेले ही रैन के कालकोठरी को ध्वस्त करना दुर्लभ था, लेकिन दिमाग को झकझोरने वाला नहीं था। रैन के इस कालकोठरी के लिए वही काम करना, यह एक अलग ही स्तर था। अपनी युद्ध शक्ति को एक तरफ रख दे तो उससे भी ज्यादा जादुई चीज थी उसकी शक्ति, जो उसे बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने और पौधों को लगभग तुरंत बढ़ने और पकने का कारण बनने की अनुमति देती थी। यही वो चीज थी जिसने उस पर मेरा भरोसा पूरी तरह से पक्का कर दिया और उसे और भी खास बना दिया। मैं इस ड्यूकडम के नेता को अचानक से मिलने वाले खाद्य पदार्थों की प्रचुरता से पूरी तरह से अपने प्रभाव में लाने में सक्षम था। और अब मैं गाड़ी के पास इंतजार कर रहा था जब वह एक खतरनाक एपिक रैंक वाले पावरहाउस का सामना करने के लिए मुस्कुराता हुआ जा रहा था। हाँ, मैंने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की क्योंकि मुझे उस पर पूरा भरोसा था और जल्द ही दूर से एक सुनहरी रोशनी उड़ती हुई दिखाई दी। यह मेरे द्वारा रखे गए रहस्यों में से एक था। जब भी वह मेरे पास होता था तो मैं उसकी रोशनी को देख सकता था क्योंकि मेरे पास एक अनोखी क्षमता थी। ऐसा लगता था कि उसके पास एक और भी अद्भुत कौशल था जिसके कारण वह अपने आसपास के किसी भी व्यक्ति से पूरी तरह छिप सकता था, साथ ही उद्देश्यपूर्ण ढंग से बनाए गए घूंघट वाले सूट के कारण भी। लेकिन जब भी वह मेरे पास होता था तो मेरी क्षमता हमेशा प्रतिक्रिया करती थी। मैं उनकी अपेक्षित सफल वापसी पर मुस्कुराया और चौड़ी गाड़ी के दरवाजे खोले। हमारे पीछे वैगनों की लंबी कतार को देखते हुए मैंने बाहर निकलने के लिए तैयार होने का संकेत दिया। आदरणीय महोदय चुपचाप सवारी में चढ़ गए। मैं सबसे आखिर में गया और दरवाजा बंद कर दिया। उसके तुरंत बाद गाड़ी को घेरने वाले कई अवरोध थे। जब वह मेरी आंखों के सामने फिर से प्रकट हुआ तो उसका चेहरा वैसा ही शांत था, थोड़ी चिंता के साथ क्योंकि वह विचारों में खोया हुआ लग रहा था। अभी अभी हुई घटना का महत्व उसकी नज़र में मामूली लग रहा था, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी। एपिक रैंक वाले शक्तिशाली देश एक राष्ट्र के लिए बाधा थे और उसने अभी अभी एक को हराया था। उन्होंने उन लोगों को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते थे और इसका असर बहुत बड़ा होगा। मैं इस घटना का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगा और जैसे ही हम राज्य में वापस आएंगे पिता से मुलाकात करने की कोशिश करूंगा। कुछ देर बाद ऐसा लगा जैसे उसने अपना मन बना लिया है और बोला, तुमने मुझसे पहले पूछा था कि मैं क्या चाहता हूँ। हाँ, ऐसा व्यक्ति वास्तव में क्या चाहता है मुझे इसका अंदाजा था, लेकिन मैं पहले उससे सुनना चाहता था। अगर यह मेरे दिमाग में था तो मैं इसे पूरी तरह से आपको दे दूंगा। उसने मेरी तरफ गंभीरता से देखा क्योंकि उसके शरीर पर सुनहरी रोशनी और भी ज्यादा चमक रही थी। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेना चाहता हूं तो आप क्या कहेंगे? जब उसने ये कहा तो मुझे लगा कि मेरी धड़कनें बढ़ गई हैं। यह मेरे सबसे अजीब सपनों से भी बेहतर था।
मैंने जवाब दिया और मैं महसूस कर सकता था कि मेरे चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ रही है। आपकी शक्ति वाले किसी व्यक्ति के लिए ये स्वाभाविक ही होगा। क्या उसने आखिरकार अपनी महत्वाकांक्षाओं पर फैसला कर लिया? आने वाली विपत्तियों को रोकने के लिए हमें उनसे बाहर निकालना था। मेरे शांतिप्रिय पिता ऐसा नहीं कर पाते। मेरा षड्यंत्रकारी बड़ा भाई और भी असफल हो जाता। मेरे अनोखे हुनर ने मुझे बताया कि आने वाले समय में इसी व्यक्ति के साथ रहना चाहिए। अगर सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उससे जुड़ जाए तो स्वाभाविक रूप से पूरा महाद्वीप मेरी तरह ही कम चिंताग्रस्त हो जाएगा। मुझे अपने हुनर पर इतना भरोसा था। मेरा मन बहुत पहले ही बन चुका था जब मैं चौड़ी गाड़ी में चढ़ा और एक बार फिर इस आदमी की ओर झुका। वह ठंडी आवाज जो मैं चाहता था कि उसमें ज्यादा भावनाएं हों, गूंज उठी। मेरे मुंह से शब्द निकलते ही मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं औपचारिक रूप से आदरणीय महोदय का अभिवादन करता हूं और उनके प्रति सम्मान प्रकट करता हूं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, आपको जो भी चाहिए मैं प्रदान करूंगा। अपने और अन्य पीड़ित लोगों की समृद्धि के लिए मैं आपके बताए मार्ग पर चलूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जमी हुई जमीन पर कहीं एक दानव राजा अल्पवस्त्र पहने आकृतियों से घिरे हुए एक परिसर में खड़ा था जो हाल ही में निर्मित हुआ प्रतीत होता था। 56वें स्थान पर वह दानव राजा ग्रेमोरी था। उसके मंदिर के किनारों पर 2 सींग उगते हुए देखे जा सकते थे, एक चेहरा जो एक महिला पर रखे जाने पर बेहतर लगता था। वह अद्वितीय कौशल प्राइमल कॉन्जुरा का धारक था जिससे वह अपने ही स्तर की 2 शक्तिशाली प्राइमल आत्माओं को बुला सकता था। उसकी उपस्थिति ही एक ही रैंक के 3 प्राणियों के बराबर थी और वह बहुत शक्तिशाली था। उसे ठंड पसंद नहीं थी और फिर भी उसे उत्तर में कमजोर राज्य की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वह वर्तमान में दानव सेना में से एक को धीरे धीरे इस स्थान की ओर ले जा रहा था, क्योंकि ठंड और इस राज्य के चारों ओर के पहाड़ ही उनके विनाश को धीमा करने वाली एकमात्र चीज थे। इससे उसे कुछ सेनाएं आगे भेजने से नहीं रोका जा सका ताकि वह वही करे जो राक्षस सबसे अच्छा करते हैं, यानी कला फैलाना। बेशक किसी ने लालच में आकर ऐसा किया था। वे पहले तो हिचकिचा रहे थे, लेकिन जल्द ही वे तैयार हो गए जब उन्हें एहसास हुआ कि राक्षसों के पास कितनी सेनाएं हैं, साथ ही मिश्रण में अन्य कारक भी हैं। उस समय से वे धीरे धीरे आगे बढ़े, कुछ काउंटियों और डचियों पर कब्जा कर लिया, लेकिन उनकी प्रगति धीमी नहीं हुई। फिर भी कुछ घंटों पहले उसकी उम्मीद से हटकर कुछ हुआ था। उसने जो कुछ पावर ज्वेल्स खरीदे थे उनमें से एक का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही उसका इस्तेमाल करने वाले की मौत हो गई। उसने अपने एक मोहरे को शांत करने के लिए जो रक्षक भेजा था वह गिर गया था। इसका मतलब था कि कुछ समस्याएं हुई थीं। उन्हें पावर ज्वेल का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा और फिर भी उनकी मौत हो गई। इसका मतलब था कि वे एक शक्तिशाली दुश्मन के सामने आ गए थे। वह पहले से ही संचार की एक लाइन स्थापित करने के बाद अपने दूतों के लौटने का इंतजार कर रहा था, लेकिन इस घटना ने उसे अपने मिशन को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। पावर ज्वेल को खोना, साथ ही साथ इसके उपयोगकर्ता को खोना एक बहुत बड़ा नुकसान था और उसे नुकसान उठाना पसंद नहीं था। उसने अपने लेफ्टिनेंटों को बुलाया और दानव सेना को एक बार फिर से आगे बढ़ने का आदेश दिया तथा उत्तर में एकमात्र राज्य की ओर अपनी गति बढ़ा दी। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 95, एक महान कौशल की अनुभूति। आधे दिन के बाद हम फ्रोजन किंगडम वापस आ गए। गाड़ी में वापस आना दिलचस्प था, कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है, क्योंकि राजकुमारी ने अपनी अनोखी कुशलता के कारण मुझ पर जो भरोसा जताया था उससे कहीं ज्यादा भरोसा उसने मुझ पर जताया। उसने कहा कि वह कुछ भी कर सकती है और मैंने उस पर विश्वास किया। ऐसे व्यक्ति के होने से राज्य से जुड़े मुद्दों को आसानी से सुलझाया जा सकता था। गाड़ियों और वैगनों का जुलूस अंदर चला गया क्योंकि नागरिकों ने अपनी बर्फ राजकुमारी का जोरदार तरीके से स्वागत किया। मैंने एडिलेड से इसके बाद की घटनाओं के बारे में बात की और उसे पूरा भरोसा था कि अब जब वह यहाँ वापस आएगी तो दूर दूर तक कोई खतरनाक घटना नहीं होगी। यहाँ तक कि पीछे बैठा षड्यंत्रकारी भी इतनी बड़ी चीज खोने के बाद कुछ समय के लिए अपंग हो जाएगा। मेरे जाने के बाद वह राजा से मिलेगी, एक ऐसी ताकत जिसे मैं जल्द ही देखना चाहता था। लेकिन मैं शक्तिशाली विरोधियों पर अपने नए कौशल का परीक्षण करने के लिए उत्सुक था, इसलिए राजकुमारी को स्ट्रोई पीक तक ले जाने और मनो के चारों ओर सभी गार्डों को देखने के बाद मैं उड़ गया और स्काईपैक नेस्ट की ओर बढ़ गया। यह मेरे लिए उस महाकाव्य जानवर के साथ मस्ती करने का समय था जिससे मैं 1 सप्ताह से अधिक समय पहले भाग गया था। उड़ान के साथ मेरी गति बढ़ती रही क्योंकि मैंने और अधिक सहायक कौशल सीखे और सक्रिय किए, लेकिन मैं इसका उपयोग खुद को हवा में रखने के लिए कर रहा था क्योंकि मैं रीगल आर्चर की आंखें और तत्काल स्थानांतरण का उपयोग कुछ मील दूर गायब होने और दिखाई देने के लिए करता था। उड़ान को इसकी अधिकतम गति पर उपयोग करने से मैं उतनी ही दूरी तय कर सकता था, लेकिन तात्कालिक गति जितनी तेज नहीं।
मैंने आज सुबह मृत भाड़े के सैनिकों से प्राप्त अन्य रैंक एस कौशलों के बारे में सोचा जब मैं जानवरों के घोंसले की ओर बढ़ रहा था। वे कौशल जिन्हें मैंने खुद को सक्रिय रूप से उपयोग करते हुए नहीं देखा था, लेकिन फिर भी मैंने सीखा वे थे रिकोशेटिंग शील्ड, भालू की लड़ाई शैली और धनुषाकार जुआ। अधिक उपयोगी दो सहायक कौशल थे, शेर का दिल और स्पीडस्टर, जिन्होंने मेरी गति और क्षति को और भी बढ़ा दिया। शेष 4 में से 2 आक्रामक कौशल और 2 मानक कौशल थे जो मुझे पसंद थे। आक्रामक कौशल सुलगती तलवार, प्रहार और मिट्टी के भाले थे, जिन्हें मैंने मानक कहा था। वे थे विचार त्वरण, आपके विचार प्रसंस्करण की गति काफी बढ़ जाती है और संकट से बचाव आने वाले खतरे को भांपते ही आपको कुछ अतिरिक्त सेकंड दिए जाते हैं। अंतिम 2 कौशल बहुत बढ़िया थे, खासकर विचार त्वरण, जो मुझे अब तक प्राप्त सर्वश्रेष्ठ रैंक एस कौशल में से एक लगा। मुझे पता था कि यह सर्वशक्तिशाली नहीं था, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास ये पहले था वह मेरे हमलों में गिर गया था, लेकिन यह अभी भी एक बढ़िया पूरक था। इस कौशल के साथ बहुत से निर्णय और विचार कम समय में तेजी से लिए जा सकते थे, जिससे मुझे आगे बढ़ने से पहले कई चीजों का जल्दी से आकलन करने की अनुमति मिलती थी। मैं जल्द ही ऊंचे स्काईपैक नेस्ट के पास पहुंच गया और नीचे घूमते हुए जानवरों को देखा। आज का लक्ष्य मेरे द्वारा प्राप्त नए एपिक कौशल के उपयोग का पूरा आनंद लेना था। मैं जिस उत्साह को रोक नहीं पाया, उसके साथ मैं तैरते हुए भूभाग पर उतरा, एपिक रैंक वाली किंग्सलेयर तलवार को सुसज्जित किया और भ्रष्ट तलवार संत का अवतार डाला। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्काईपैक घोंसले के बाहरी किनारे से कुछ ही दूरी पर एक शक्तिशाली जानवर सो रहा था। जब से उसने कुछ दिनों पहले अपने भाइयों की लगातार हत्याओं को महसूस किया था, तब से वह घोंसले के बाहरी हिस्से में ही उन कायरों का इंतजार कर रहा था जो केवल उनसे कमजोर लोगों को धमकाने की हिम्मत रखते थे। कई दिन बीत गए थे और वह बिना किसी बाधा के वापस अंदर जाने के बारे में सोच रहा था, जहां सार की सांद्रता बहुत अधिक थी। ऐसा लग रहा था कि वह निराश होकर नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी लाल आंखें पृथ्वी पर महसूस किए जा सकने वाले नए कंपन के कारण खुल गई थीं। जब वह 6 मीटर से भी बड़ा हो गया तो उसके शरीर पर खुशी के भाव उभर आए, उसके असमान अंग उसके शरीर के चारों ओर झूलने लगे। वो ये देखने के लिए आगे बढ़ा कि क्या ये वही घुसपैठिया है जो पिछली बार उससे बचकर भागा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा ताकि काया को फिर से डर न लगे, और एक बड़ी आकृति को एक गहरे लाल रंग की तलवार के चारों ओर अत्यधिक गति से घुमाते हुए आश्चर्यजनक दृश्य के सामने आया। यह आकृति 7 मीटर से अधिक बड़ी थी, जिसके चेहरे पर आसमान की ओर इशारा करते हुए एक गहरा लाल सींग था और उसका शरीर पूरी तरह से कवच से ढका हुआ था। उसने शक्ति की लहरें छोड़ी, क्योंकि तलवार जो उसके हाथों में भारी होनी चाहिए थी, एक पंख की तरह इधर उधर घूम रही थी, आसपास के प्राणियों से टकरा रही थी और उन्हें मांस और खून के ढेर में विस्फोट कर रही थी। ये देख रहा महाकाव्य जानवर क्रोधित हो गया और चीखते हुए पूरी गति से उस घुसपैठिए से भिड़ने के लिए आगे बढ़ा। धमाका! जैसे कि उसे पता था कि ऐसा होने वाला है, एक तलवार उसके फैले हुए पंजों से टकराई और बड़े तलवारबाज के मुंह से एक गरजती हुई आवाज निकली। हा, तुम अंततः फिर यहाँ आ गए। चलो चलें। दोनों आकृतियों के आपस में टकराने के साथ ही युद्ध तेजी से शुरू हो गया। कमजोर का प्रयोग तुरंत किया गया, क्योंकि बर्फीले जानवर को अपनी शक्ति कमजोर महसूस हुई। वह जानवर जो इन सभी वर्षों में प्रशिक्षित की गई गति और सुरक्षा पर गर्व करता था, उसने पाया कि हर बार उसके वार का जवाब तलवार से दिया जा रहा था। हर टकराव के बाद उसके पंजे में दर्द और दरारें महसूस हो रही थीं। ऐसा लग रहा था कि उसके सामने वाला प्राणी पूरी तरह से शारीरिक हमले कर रहा था। हर संपर्क बिंदु पर शॉकवेव फूट रहे थे। बड़ी आकृति तलवार के साथ शानदार ढंग से आगे बढ़ रही थी। जानवर द्वारा किए गए हर एक हमले का बेहद सटीकता से सामना कर रही थी, इसलिए उसने अपनी जन्मजात क्षमता आइसबर्ग का इस्तेमाल किया ताकि लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। वूम! एक जोरदार हॉर्न की आवाज सुनाई दी जो किसी के आगमन का संकेत दे रही थी, क्योंकि बर्फ के तत्वों के घातक संग्रह से भरा एक विशाल भूभाग उनके ऊपर दिखाई दिया। हिमखंड 30 मीटर से अधिक लंबा था और उनकी दृष्टि के पूरे क्षेत्र को कवर कर रहा था, क्योंकि जानवर ने अपने बड़े शरीर को बड़े तलवारबाज के चारों ओर लपेटा और उसे नीचे दबा दिया। धमाका! हिमखंड के जमीन पर गिरने से एक जबरदस्त झटका लगा, जिससे पूरा स्काईपैक नेस्ट हिल गया। हा! जानवर को हंसी सुनाई दी, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके हमले से ठीक पहले वह शरीर फिसल गया था, जिससे वह क्रोधित हो गया। उसने गिरे हुए हिमखंड से बर्फ के नुकीले भालों को बाहर निकाला और पाया कि वह आकृति उसके ऊपर मजाकिया अंदाज में हंस रही थी, सुरक्षित और स्वस्थ। 8 मीटर लंबा ये पिंड गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती देते हुए हवा में लटका रहा, तथा शरीर अधिकाधिक ठोस होता गया, तथा लाल प्रकाश पूरे आकाश में फैल गया, इससे पहले कि उसमें से घातक शब्द सुनाई देते। ठीक है, अब इतना खेलकूद काफी है। जानवर का शरीर चमक रहा था, क्योंकि वह घुसपैठिए के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार था, और ऐसा लग रहा था कि उसका प्रतिद्वंद्वी भी ऐसा ही कर रहा था।
एक हरे रंग का रूनिक चक्र दिखाई दिया क्योंकि उसमें से एक और शक्तिशाली उपस्थिति बाहर आई और कई दरारें आसमान में आग और बिजली की घातक शक्ति को बाहर निकालती थीं। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था क्योंकि आसमान में एकदम नया हिमखंड दिखाई दिया। भ्रष्ट अवतार ने गिरते हुए भूभाग की ओर देखा और अपने बड़े ब्लेड को ऊपर की ओर इंगित किया। शरीर लाल रोशनी में लिपटा हुआ था क्योंकि डार्कस्लेयर स्वॉर्ड स्टाइल सक्रिय हो गया था। ऊपर आसमान में गहरे लाल रंग की रोशनी फैल गई और प्लेग बियरा ने आसपास के जानवरों के शरीर पर डिफाइला को सक्रिय कर दिया, जिससे पूरे मैदान में एक खतरनाक हरा रंग फैल गया। शरीर अप्राकृतिक रूप से ऊपर उठने लगे और वे घातक हरे रंग में बदल गए। सभी एपिक जानवर की ओर उग्र दौड़ में बदल गए। लाल रोशनी में चमकता हुआ विशालकाय अवतार जमीन से उछला और पीछे एक गड्ढा छोड़ते हुए एक शानदार नृत्य में घूम गया और तेजी से हवा में घूमता हुआ गिरते हुए हिमखंड से जा टकराया। धमाका! ठोस बर्फ के टुकड़े बाहर उड़े क्योंकि विशाल हिमखंड स्पष्ट रूप से दो भागों में कट गया था। इसके दो हिस्से नीचे जमीन पर गिरे जहां एक राक्षसी जानवर के साथ लड़ाई जारी रही और उसने एपिक जानवर की ओर जहरीली सांसें छोड़ी। उसने जहरीले जानवर के साथ साथ लपटों और बिजली की सर्पिल रेखाओं से बचने की कोशिश की और धीरे धीरे पराजित हो रहा था। वह आक्रामक रूप से चिल्लाया और अपने हमले को छिन्न भिन्न होते देखने के लिए ऊपर देखा और केवल एक बड़े तलवारबाज को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा, जिसके हाथ में तलवार थी और वह पहले से ही उसकी छाती की ओर इशारा कर रहा था। धमाका! जमीन पर धन से बड़े शरीर का प्रभाव गूंज उठा, जैसे किसी जानवर की दर्दनाक चीख सुनाई दी। लाल तलवार उसकी छाती के पिछले हिस्से तक घुस गई थी और जमीन में और भी आगे तक घुस गई थी। जैसे ही उसे तलवार की घातक शक्ति का एहसास हुआ, उसकी ताकत उसके शरीर से बाहर निकलने लगी। इससे कोई मदद नहीं मिली कि जहरीला जानवर अपने मृत साथियों के शरीर को विस्फोट करते रहने का आदेश दे रहा था, जिससे अधिक विषैला जहर उसकी कठोर त्वचा के कवच को भेद कर उस पर भी घातक हमले कर रहा था। चीख! उसने तलवार से संघर्ष किया जिसने उसे जमीन पर ठोंक दिया था और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। जैसे जैसे उसकी सांसें बाहर निकलती गईं, संघर्ष धीरे धीरे कम होते गए। उसने देखा कि सिर से सींग निकले हुए मजबूत तलवारबाज की बड़ी आकृति लगातार अपनी मुठियां ऊपर खींच रही थी और उन्हें उसके शरीर पर पटक रही थी। प्रहारों की जबरदस्त ताकत विशुद्ध रूप से शारीरिक क्षति थी जो जहां भी गिरती थी वहां भयंकर दर्द पैदा कर रही थी। तलवार के साथ एक विशालकाय आकृति, आग और बिजली के घूमते सांप, साथ ही एक जहरीले राक्षस के संयोजन ने धीरे धीरे महाकाव्य रैंक वाले जानवर की जीवन शक्ति को कम कर दिया जब तक कि वह आगे नहीं बढ़ सका। तलवार संत के अवतार से घिरे नूह के शरीर ने स्काईपैक घोंसले में और आगे देखा तो सन्नाटा छा गया। कई शक्तिशाली आभाएं, जो उस जानवर से कम नहीं थी जिसे उसने अभी अभी नीचे गिराया था, घोंसले के केंद्र में सक्रिय हो गई थीं और यहां तक पहुंच रही थीं। विशाल अवतार को शैतानी ढंग से मुस्कुराते हुए देखा जा सकता था क्योंकि वह मृत जानवर के शरीर तक पहुंच गया था और फिर गायब हो गया। 3 जबरदस्त शक्तिशाली आभाएं बहुत देर बाद ही आ पहुंची, लेकिन उनका सामना केवल एक जहरीले युद्ध के मैदान में उनके भाइयों के क्षत विक्षत शरीर से हुआ। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 96। उत्तर का राजा। राजा रोक बेलमोंट, वो शक्तिशाली व्यक्ति जिसने फ्रोजन किंगडम को समृद्धि की ओर अग्रसर किया, या ऐसा कई लोगों ने सोचा। रोक राजा के मुकुट शिखर के सबसे ऊंचे महल में खड़ा होकर अपने नीचे की भूमि को देख रहा था। वह अपनी प्रिय पत्नी की यादों के बारे में सोच रहा था और उसकी बूढ़ी आंखें लालसा से भर उठीं। अनेलिस, क्या तुम जानती हो कि मैं अभी तुम्हारे साथ रहना कितना चाहता हूँ? इतनी सारी चीजें हो रही हैं और मैं नहीं जानता कि उनसे कैसे गुजरूं। जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तब तुम्हारी समझदारी कहाँ है? शक्तिशाली दाढ़ी वाले व्यक्ति के खींचने पर एक आह की आवाज सुनाई दी। वह बूढ़ा हो रहा था, लेकिन अभी भी उसमें वही महान पद की शक्ति थी। जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा तनाव दिया, वह था राज्य में हर विभाग की देखरेख करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। लेकिन युद्ध के बढ़ने के साथ साथ संसाधन हर गुजरते दिन के साथ कम होते गए। इससे भी अधिक उन्हें ये बात परेशान कर रही थी कि वे जिन सैनिकों को उनके परिवारों से दूर ले जा रहे थे, उनमें से कई सैनिक अपने प्रियजनों को कभी नहीं देख पा रहे थे। ये सब कब रुकेगा? एनालिस, भव्य व्यक्ति खोया हुआ लग रहा था क्योंकि वह नीचे की ओर देख रहा था। उसने उस एकमात्र व्यक्ति के बारे में सोचा जो कुछ भार उठा रहा था और राज्य को स्थिर करने में मदद कर रहा था। ये वह क्षण था जब उसने कदमों की आवाज सुनी जो बहुत परिचित थी। शैतान की बात। पिता मुस्कुराया और उसने पलटकर देखा कि उसकी बेटी छत पर आ रही है। उसने इस लड़की को प्यार से देखा जिसके चेहरे पर हमेशा भावनाएं नहीं दिखती थीं, लेकिन वह जानता था कि वो उसकी कितनी परवाह करती है। आपकी यात्रा सफल रही, अपेक्षाकृत पिताजी। हालांकि इसमें बहुत जटिलताएं भी हैं। ये सुनते ही रोक का चेहरा बदल गया।
वह बिना किसी शोर शराबे के सुरक्षित और स्वस्थ वापस आ गई थी। क्या हुआ होगा, ये पूछते हुए उसका चेहरा धुंधला हो गया। क्या गलत हो गया? वापस यहाँ आते समय एक घाट मेरा इंतजार कर रहा था जिसमें एक एपिक रैंक का पावरहाउस और रैंक एस का एक संग्रह शामिल था। यहाँ एक स्मृति पत्थर है जो इन घात लगाने वालों के चेहरों को कैद करने में सक्षम था। राजा रोक का चेहरा काला पड़ गया था क्योंकि उसने स्मृति पत्थर को पकड़ लिया था जो एक निश्चित मात्रा में मैना डालने पर दृश्य को रिकॉर्ड और पुनः चला सकता था। एक शैडो गार्ड जो इतना भाग्यशाली था कि उसे किसी ने नहीं देखा, उसने अपनी जान जोखिम में डालकर यह काम किया। क्या आप वहां मौजूद लोगों को पहचान सकते हैं? जैसे जैसे वह बोलती गई, उसकी आवाज और भी ठंडी होती गई, जो अनादर की उस सीमा पर पहुंच गई जिसे किसी को भी अपने पिता के साथ नहीं पार करना चाहिए। लेकिन राजा रोक उदास हो गया क्योंकि उसने एक महिला की रिकॉर्डिंग देखी जो किसी खास व्यक्ति के आदेश के तहत थी। उसने अपनी बेटी के उदास चेहरे को देखा और खुश हुआ कि वह सुरक्षित और स्वस्थ है। उसने पूछा, तुम बाहर कैसे निकले और हमलावरों का क्या हुआ? अगर मैं तुमसे कहूं कि एक चमकदार कवच पहने राजकुमार राजकुमारी की जान बचाने के लिए प्रकट हुआ और उन लोगों को मार डाला जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? इसके बाद पिता और पुत्री के बीच बातचीत रुक गई और बेटी आगे बढ़ गई। जब मैं 11 साल का था तो मैं आपके पास आया और आपसे कहा कि मुझे इस बात से असहजता महसूस होती है कि मेरा अपना भाई मुझे कैसे घूरता है। आपने इसे एक बच्चे की बकवास समझकर टाल दिया और मुझे और अधिक मिलनसार बनने के लिए कहा। एडिलेड अपने पिता के पास खड़ी होकर नीचे की इमारतों को देखती हुई आगे बढ़ रही थी। जब मैं 15 साल का था तो मुझे लगभग अगवा कर लिया गया था, जिसके बाद मैंने अपने साथ ले जाने के लिए और भी ज्यादा सुरक्षाकर्मियों को काम पर रखना शुरू कर दिया। आपने इसकी अनुमति दी और मुझे और ज्यादा शक्ति दी क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि ऐसा फिर कभी हो। मैंने आपको बताया कि इस पूरी घटना को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड कौन था, फिर भी आपने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उसकी नज़र इमारतों से हटकर अपने पिता की ओर गई, वही आवाज़ गूंज रही थी। उसके बाद के वर्षों में मैंने खुद की रक्षा करना जारी रखा और शायद ही कभी राज्य से बाहर गया, और आज हम यहाँ हैं। मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, मेरे अपने बड़े भाई, आपके बेटे ने मुझे पकड़ने के लिए ये सब किया। मुझे आश्चर्य है कि अब आप क्या करने का फैसला करेंगे, पिताजी। पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था क्योंकि फ्रोजन किंगडम के शीर्ष पायदान पर खड़े लोग एक दूसरे के बगल में खड़े थे। एडिलेड के बर्फीले चेहरे पर गुस्से और विश्वासघात की भावना साफ देखी जा सकती थी क्योंकि वह अपनी शिकायतें उस व्यक्ति के सामने रख रही थी जिसे उसका सबसे बड़ा रक्षक होना चाहिए था। राजा रोक उदास होकर नीचे देख रहे थे, उनकी आंखें उनके बगल में खड़े व्यक्ति से नहीं मिल पा रही थीं। वह मेरा बेटा है। शब्दों को शुरू करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने शुरू किया। मेरा पहला बेटा, और मुझे लगा कि वो समय के साथ बदल जाएगा। मैंने उसे राज्य देने का वादा किया था, इसी उम्मीद में। मैंने तुम्हें वह सब कुछ देने की पूरी कोशिश की जो तुम चाहते थे। ये कहते हुए उसने अपनी बेटी की ओर थका हुआ भाव दिखाया। एक समृद्ध राज्य के आवरण के नीचे उसका नेतृत्व करने वाला घर मूर्खता और अनावश्यक संघर्षों से टूटा हुआ है। आखिरी बार तुम अपने छोटे भाई से कब मिलने गई थी? ये सवाल सुनकर एडिलेड दूर चली गई। उसे उस व्यक्ति का चेहरा याद आया जिससे उसे उम्मीद थी कि वो एक समय पर उसके साथ खड़ा होगा। वह मेरे लिए अब तक का सबसे बड़ा नुकसान था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में मैंने सोचा था कि वो मदद करने लायक होगा, और उसने भी मुझे निराश किया। एक भयानक बेटा, एक गणनाशील बेटी, और एक और बेटा जो कभी यह नहीं चुन सका कि वह क्या बनना चाहता है। राजा के मन में एक कठिन निर्णय लिया गया था। उसने अपनी छाती को ऊपर उठाया और शक्तिशाली आवाज के साथ आदेश दिया, बहुत अच्छा, एक महासभा बुलाओ। आवाज बहुत शक्तिशाली थी, जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था। ये सुनते ही उसके बगल में बैठी लड़की ने सिर झुका लिया। हाँ पिताजी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चारों तैरती चोटियों में हलचल मच गई क्योंकि संबंधित लोगों को खबर मिली कि कुछ ही दिनों में एक महासभा बुलाई जा रही है। सूचना मिलते ही कुलीन लोग घबरा गए और तैयारी शुरू कर दी। वे डर कर सवाल करने लगे कि आखिर अचानक सभा बुलाने की क्या वजह थी। समिट पीठ के केंद्र में एक बड़े से मनों में एक असाधारण राजकुमार गुस्से से भरे चेहरे के साथ गुस्से में था। उसने शर्त लगाई थी और बुरी तरह हार गया था। उसने सोचा कि यह मौका इतना बढ़िया था कि उसे नहीं छोड़ा जा सकता था, कि उसका प्रतिद्वंद्वी पहले कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। लेकिन यह वास्तव में एक जाल था। उसने उसके साथ खेला था। हा 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 हा। उसके सिर को गुस्से से ऊपर उठाते ही उसके मुंह से दुख भरी हंसी निकली। किसने? आखिर तुमने खुद को किसके साथ बेचा? तुमने अपने लिए कौन सा शक्तिशाली सहायक ढूंढ लिया, छोटे मेमने? वह अपनी हार के बारे में सोच रहा था क्योंकि उसका चेहरा शांत हो गया था और वह विचार कर रहा था।
एक झटका तो एक झटका ही होता है, वह इससे उबर जाएगा। अब से वह जो कुछ भी करेगा वह ये निर्धारित करेगा कि उसकी योजनाएं कैसे आगे बढ़ेंगी। वो कुछ विशेष प्राणियों से प्राप्त संचार पदक को महसूस कर सकता था जो कुछ समय से बज रहा था। वो कमरे में इधर उधर घूमता रहा क्योंकि वह विचार के मूड से क्रोध की ओर बढ़ रहा था। वह आदमी आगे पीछे घूम रहा था और पूरा इलाका गुस्से और द्वेष से भर गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चाकू उसकी गर्दन पर चढ़ रहा है और उसे नहीं पता था कि वह कहाँ से आ रहा है। उसे और इस राज्य के बाकी सभी लोगों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह उन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कर रहा है। उन्हें अभी समझ नहीं आया, लेकिन भविष्य में वे सभी आभारी होंगे। इस चाकू के नीचे दबने के बारे में क्या? हम देखते हैं कि तुम कितने तेज हो। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 97। एक तूफान आने वाला है। मैं अभी भी 8 मीटर लंबे शरीर में घूमने के रोमांच का आनंद ले रहा था, जबकि मैं स्काईपैक नस्ट से कुछ मील दूर तैर रहा था। 3 शक्तिशाली उपस्थितियां संभवतः शक्तिशाली एपक श्रेणी के कुछ जानवर थे जो लगभग हमेशा घोंसले के केंद्र में रहते थे। मुझे बताया गया कि जानवरों के घोंसले में बने रहने का एक संभावित कारण शक्तिशाली व्यक्ति का निवारक होना था जो जमे हुए साम्राज्य का राजा था। वर्तमान में आम धारणा ये थी कि घोंसले में अधिक महाकाव्य श्रेणी के जानवरों के जन्म लेने या उच्च श्रेणी के जानवरों में से किसी एक के महत्वपूर्ण उत्थान के बाद ही वे अपने झुंड को घोंसले से बाहर ले जाने के लिए पर्याप्त साहसी बन पाते थे। हालांकि मुझे पूरा भरोसा था कि मैं तीनों जानवरों से लड़ते हुए भी एक टुकड़े में बाहर आ जाऊंगा, फिर भी अगर मैं कर सकता तो मैं ज्यादा तैयारी करता। मैंने असमान आकार के सफेद बालों वाले जानवर को मार गिराने से लूटी गई चीजों को देखा। मुझे एपक रैंक वाले कोर मिले जिन्हें अवशोषित करना शुरू करना था और साथ ही 2 कौशल पुस्तकें भी। कौशल पुस्तकों में से एक शानदार हिमखंड था जिसे जानवर फेंक रहा था। इसने बर्फ का एक जमने वाला और लगभग ठोस पिंड प्रकट किया जो 30 मीटर से अधिक था। ऐसा कौशल जानवर के हाथों में पहले से ही बहुत शक्तिशाली था, लेकिन मेरे लिए इसे कई बार कौन फेंक सकता था। मैं इसे जल्द से जल्द इस्तेमाल करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था क्योंकि मैं अगले कौशल की ओर देख रहा था। ये था पूर्ण शून्य। आपके आसपास की गर्मी दूर हो जाती है क्योंकि बर्फ के तत्व आपके शरीर और हमलों को मजबूत करते हैं। सक्रिय होने पर सभी हमले फ्रीजिंग टच प्रभाव को ले जाते हैं। जोर 100% बर्फ तत्व प्रतिरोध। जब मैंने देखा कि 2 कौशल पुस्तकें प्रकाश के कणों में गायब हो गईं, तो मेरी मुस्कान खिल गई। एपिक कौशल के और भी अधिक संस्करणों के साथ मैं बुरी तरह से वापस जाना चाहता था और 3 नए एपिक जानवरों पर हमला करना चाहता था, लेकिन अभी भी बहुत सारे अज्ञात थे। मैं खुद को घेरा हुआ पाकर प्रत्येक घोंसले में उच्च रैंक के कितने जानवर थे, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करूंगा। मैंने उनमें से एक को पहले ही मार गिराया था। वे मेरे लिए और अधिक को मारना जारी रखना इतना आसान नहीं बनाते। एक और बात ये थी कि मुझे पहला एपिक कौशल प्राप्त हुआ जिसे मैं हर समय सक्रिय कर सकता था और समय बीतने के साथ साथ यह और भी मजबूत होता जाएगा, या ऐसा मैंने सोचा था। जिस क्षण मैंने एब्सोल्यूट जीरो को सक्रिय किया, 5 मीटर का परिवेश जानलेवा ठंडा हो गया और चारों ओर बर्फ जम गई जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था। जल्द ही बर्फ के तत्वों का एक तूफान मेरे चारों ओर घूमता हुआ दिखाई देने लगा क्योंकि इस कौशल के बाहरी प्रभाव इतने शक्तिशाली थे। मैंने खुद को घोंसले में वापस जाने से रोक लिया और फ्रोजन किंगडम में वापस चला गया। मुझे होने वाली नई घटनाओं का पता लगाना था, साथ ही जल्द ही बड़े कदमों के लिए तैयार रहना था। मैंने राज्य के पास पहुंचते ही भ्रष्ट तलवार संत का अवतार और पूर्ण शून्य को निष्क्रिय कर दिया और बड़े किले की दीवार के साथ साथ बंद दरवाजों पर बहुत अधिक संख्या में पहरेदारों की गंभीर शक्लें देखीं। जब मैं किले की दीवार से गुजरा तो चीजें आगे बढ़ती दिखीं और मैंने अपने द्वारा प्राप्त पहले एपिक कौशल के बारे में सोचा। कौशल नाम में भ्रष्ट शब्द ने मुझे काफी देर तक सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि मैंने भाड़े के सैनिक द्वारा उस खतरनाक लाल रत्न को निगलने के दृश्य को फिर से दोहराया, लेकिन मैं समय आने पर रहस्य को सुलझा लूंगा। मेरा फिगर चुपके से नीचे की कई इमारतों से गुजरा, चलते फिरते इंसानों और जानवरों के बीच से गुजरते हुए मैं स्त्रोई पीक की ओर गया। यहाँ तक कि स्त्रोई पीक के प्रवेश द्वार पर पहरा देने वाला एपिक रैंक वाला जानवर भी मेरे आभा की एक झलक नहीं पकड़ पाया, क्योंकि मेरे पास कई गुप्त कौशल सक्रिय थे। इसमें बहुत समय नहीं लगा जब तक कि मैं तैरते हुए भूभाग के केंद्र में विशाल मनों के पास नहीं पहुंच गया और मैंने राजकुमारी को कुछ छाया रक्षकों को आदेश देते हुए पाया। मैं इस तथ्य पर मुस्कुराया कि कई कौशल के बावजूद भी, जिससे एक महान व्यक्ति मुझे नोटिस नहीं कर सकता था, वह अभी भी अपने अद्वितीय कौशल के उपयोग के माध्यम से मुझे देखने में सक्षम थी। इससे मुझे उन व्यक्तियों से मिलने का बेसब्री से इंतजार था जिनके पास ऐसे कौशल थे और वे मेरे खिलाफ खड़े थे। छाया रक्षकों को मेरी उपस्थिति के साथ जल्दी से दूर भेज दिया गया और मुझे राजा से मिलने के बाद घटनाक्रम के बारे में सुनने का मौका मिला।
एक प्रमुख बात ये थी कि राजा रोक आखिरकार इतने समय के बाद अपने घटिया बेटे के खिलाफ कैसे काम कर रहा था। स्पष्ट सबूत दिए जाने के बाद उसे अब पिता के प्यार का बहाना इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी और उसे बाकी सब चीजों के लिए जवाबदेह होना पड़ा। दूसरी बात ये थी कि जल्द ही एक भव्य सभा बुलाई जाने वाली थी। राजकुमारी को इस बात का अंदाजा था कि उसमें किन बातों का जिक्र होगा, क्योंकि वह अपने बूढ़े पिता के बारे में बात कर रही थी और युद्ध के कारण उन पर क्या असर पड़ रहा था। मेरा मन उत्सुकता से भर गया जब मैंने इस व्यक्ति के बारे में सोचा जो अब तक मिले किसी भी व्यक्ति से एक रैंक ऊपर था। पौराणिक, इस विशाल महाद्वीप में कई शीर्ष शक्तियों का यही दर्जा था। उनके पास जिस तरह की ताकत थी, उससे मुझे खुद को उस तक पहुंचने के लिए बेहद उम्मीद और उत्साह मिला। एकमात्र समस्या जो सामने आई वह थी दानव राजा, जो वर्तमान में बीस्ट वर्ल्ड के महाद्वीप में बड़े पैमाने पर चल रहे थे। उनकी शक्तियां संभवतः पौराणिक थीं या उससे भी बदतर, साथ ही उनकी ताकत उनके अद्वितीय और कभी कभी उच्च रैंक वाले लोगों के लिए अंतिम कौशल द्वारा बढ़ाई गई थी। मैं संभवतः अपने कई कौशलों के निरंतर संचय के साथ उनकी ताकत का मिलान करने की उम्मीद कर रहा था, जो मुझे अब तक अगले रैंक के लोगों को हराने में सक्षम बनाने के लिए अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। क्या ये तब भी वैसा ही होगा जब वे अगले रैंक के होंगे और उनके पास कौशल और जादू की शक्तिशाली श्रेणियां भी होंगी? इससे आज हमें एक और बात पता चली। एक दानव सेना जो धीरे धीरे राज्य की ओर बढ़ रही थी, अब पूरी ताकत से आगे बढ़ रही थी। यही कारण था कि हवा में भय व्याप्त था। राज्य की बटालियनों को स्टैंड बाय पर रखा गया था। जल्द ही उन्हें ठंडे पहाड़ों पर रक्षात्मक पदों पर भेजा जाना था ताकि आगे बढ़ते राक्षसों को रोका जा सके। मुझे इस नई जानकारी के साथ तेजी से आगे बढ़ना था और संघर्ष से पहले जितना संभव हो सके उतने महाकाव्य कौशल हासिल करने थे। मैंने सोचा कि मैं इस लड़ाई में भूमिका निभाने वाला सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि राजा खुद आगे बढ़ रहा होगा, लेकिन केवल समय ही बताएगा। काम करने के लिए लगभग अंतहीन ऊर्जा के आशीर्वाद ने मुझे ऐसा करने में सक्षम बनाया कि मैं रैंकों को छोड़ सकता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जैसे जैसे मैं ऊपर और ऊपर उठता गया, अंतराल कितना बड़ा होता गया। इसलिए जब लोग सभाओं और सैनिकों को बुलाकर युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तो मैं एपिक जानवरों से अधिक लूट प्राप्त करके तैयारी करूंगा। इस बात पर बातचीत और चर्चा जारी रही कि सब कुछ कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने पाया कि मैं एक ही समय में आनंद लेने के लिए कुछ प्रकार के मांस भून रहा था। दिन इस तरह समाप्त हुआ, काफी मजेदार और घटनापूर्ण। आज सम्मिलित कौशल निम्नलिखित थे: संरक्षक का प्रकाश जोड़ उपचारात्मक प्रकाश ~A+ पैलाडिन का आशीर्वाद। इन्फिनल पर्ज जोड़ आर्क लाइटनिंग ~A+ इन्फिनल लाइटनिंग का पीछा करना। नोहा ओसमोंट व्यवसाय शिकारी। जीवन शक्ति 375। केंद्र संख्या 388। कौशल SFEDC-BA उड़ान 100, तत्काल स्थानांतरण 100, क्षेत्र विस्तार 22, दर्द प्रतिरोध 100, रिकॉर्डर 100, भाषा समझ 100, शेर की दहाड़ 23, जल अवरोध 100, PS 100, निष्पादक की गति 100, ऊष्मा स्रोत का बोध 100, मौन संचार 55, राजसी तीरंदाज की आंखें 66, रसोया -33। A+ आर्कटिक जोन 100, रिलीगेटा का भाला 23, अपरिवर्तनीय उत्थान 100, गूढ़ आवरण 23, भ्रम अवरोध 23, पैलाडिन का आशीर्वाद 1, नरकीय बिजली का पीछा 1। S घायलों की सुरक्षा 100, फ्लैश 18, जुझारूपन की आभा 31, दुर्बल -22, फीनिक्स एरो 1, शील्ड स्लाम 1, ऑब्फस्केशन -45, रक्षा का रून -11, ड्रैगन स्केल्स -11, नवोदित किसान 8, रिकोशेटिंग शील्ड 1, भालू की लड़ाई शैली 1, तीरंदाज का जुआ 1, शेर का दिल 8, स्पीडिस्टर -8, सुलगती तलवार का प्रहार, मिट्टी के भाले 1, विचार त्वरण 8, संकट निवारण 8। S जोड़ संत की वापसी 69, विनाश 51, प्लेग वाहक 65। महाकाव्य भ्रष्ट तलवार संत का अवतार 8, हिमशल -1, पूर्ण 03। उपकरण 3XB स्टोरेज रिंग, A स्टोरेज रिंग, S स्टोरेज पाउच, S वेव सूट, S लीजन आर्मर, S विरिडियन बूट्स, EPIC किंग्सलेयर। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 98 संचार की एक रेखा। इनियस के चेहरे पर शांति लौट आई थी जब वह एक आलीशान सोफे पर बैठा और उसने वह पदक निकाला जो अब तक चमक रहा था। इस बेहद खतरनाक बातचीत से पहले उसके पास सोचने और तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय था। मन पदक में प्रवाहित हुआ और कुछ देर के लिए वह चमक उठा। कुछ ही देर बाद एक मजबूत आवाज बाहर आई। क्या हुआ? यह आवाज सुनकर इनियस की आंखें पतली हो गईं और अगले शब्द शांति से उसके मुंह से निकल पड़े। मैंने उस व्यक्ति को कम आंका जिसके बारे में मुझे लगता था कि मुझे पूरी जानकारी है। हमने पहले जिन योजनाओं पर चर्चा की थी उनमें से किसी में भी कोई बाधा नहीं आई है। उद्धरण चिन्ह ... आपका कम आंकना ही एक महानतम खिलाड़ी की मृत्यु का कारण था। आवाज में हल्का गुस्सा महसूस किया जा सकता था, जिससे सुनने वाले इनियस में भी वैसी ही प्रतिक्रिया हुई। क्या यह मेरी गलती है कि आपने मुझे इतनी कमजोर शक्ति भेजी?
आपने दावा किया था कि जब तक वो कई एपिक व्यक्तियों द्वारा घेर नहीं ली जाती, वह एक ऐसा स्तंभ होगी जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। टस्क, वो एक शक्तिशाली भाड़े की सैनिक थी और मरने से पहले उसने मेरे द्वारा दिए गए खजाने का भी इस्तेमाल किया था। जब वो गिरी तो उसे सबसे शक्तिशाली होना चाहिए था, इसलिए मुझे ये जानना है कि आपने कौन सा दुश्मन बनाया है जिसके पास इतने सारे लोग हैं जो संभवतः उसकी जान लेने के लिए उसे घेर सकते हैं। इन शब्दों पर इनियस ठिठक गया क्योंकि उसकी आंखों में एक खतरनाक रोशनी चमक उठी। शत्रु ऐसा नहीं है जिसके बारे में तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता है। तुम्हें बस अपना वादा निभाना है। मैं इस राज्य में आम लोगों की मृत्यु नहीं चाहता और मेरे पिता, साथ ही मेरे भाई बहन भी अछूते नहीं रहेंगे। हाँ, उसने अपने घर के संरक्षण के लिए शैतान के साथ एक सौदा किया था। महीनों पहले उसे एक स्मृति पत्थर मिला था जो भयानक चीजें दिखाता था। शक्तिशाली दानव राजाओं के आदेशों के तहत कई दानव सेनाएं जिनके पास शक्तिशाली और अज्ञात जादू था। पौराणिक पशु साम्राज्य ही इन दानव राजाओं के ध्यान का मुख्य केंद्र थे क्योंकि उनके पास कई शक्तिशाली स्थान थे। लेकिन उत्तर में स्थित छोटे से राज्य का क्या? वह सुरक्षित आश्रय जिसमें बिना किसी उत्पीड़न के मनुष्य रहते थे, उसका नेतृत्व केवल एक महान व्यक्ति कर रहा था। वे उस ताकत के सामने कैसे टिक सकते थे जिसने कुछ ही महीनों में सबसे मजबूत ड्रैकोनिक साम्राज्य को खत्म कर दिया? इतनी बड़ी ताकत के सामने क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वे अपना अभिमान त्याग दें और बस अपनी ठुड्डी पोंछ लें? उनके पिता जानते थे कि समय बीतने के साथ वे गिर जाएंगे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने एक हारी हुई लड़ाई लड़ी जिसमें समय बीतने के साथ सैनिक मरते रहे। वो एक दृढ़ व्यक्ति थे जो सम्मान और ईमानदारी को महत्व देते थे और वे सभी इसके कारण मर जाएंगे। सम्मान, क्या ऐसी कोई चीज उन्हें अचानक इतनी ताकत देगी कि वे एक उग्र दानव राजा या उसके सामने आने वाली कई भयावहताओं का सामना कर सकें? यही कारण था कि वह अपने पिता से नफरत और प्यार दोनों करता था। वो एक शक्तिशाली व्यक्ति था जिसने सभी लोगों के रहने के लिए एक सुंदर जगह बनाई थी, लेकिन वो एक अच्छा आदमी था। अच्छे लोग कभी नहीं जीतते। अच्छे लोग ही राज्य नहीं जीतते और विरासत नहीं बनाते। ये निर्दयी लोग ही हैं जो युद्ध करते हैं और लाखों लोगों को मार डालते हैं, इससे पहले कि वे आने वाले राजवंशों के लिए अपना नाम बना सकें। जब वे शासन में होते हैं तो इतिहास लिखना उनका काम होता है। भूमि और उसके संसाधनों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो नरसंहार किए, उन्हें मिटा दिया गया और भुला दिया गया। जिन मूल निवासियों को उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक अपने अधीन काम करने के लिए गुलाम बनाया था, वे सिर्फ पिछड़े लोग थे जिन्हें समृद्ध दिशा में ले जाने की जरूरत थी। इतिहास हमेशा इसी तरह चलता था। इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने क्रूर थे, जब तक कि उन्होंने जीत हासिल की और दुनिया को वैसा बनाया जैसा वे चाहते थे। इसलिए उसने शैतान से हाथ मिलाया, अपने परिवार और उन लोगों की जान बचाने के लिए जो इन राक्षसों के हाथों मौत का सामना करेंगे। वो उन अच्छे लोगों में से एक नहीं होगा जो कुछ मूर्खतापूर्ण मान्यताओं को कायम रखते हुए बहादुरी से मर जाते हैं। वो नहीं देखेगा कि उसके पिता ने पिछले दशकों में जो साम्राज्य बनाया है वो जलकर राख हो जाएगा। भले ही उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ लोगों को मरना पड़े, लेकिन इतिहास उसे याद नहीं रखेगा। इस सब के दौरान अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति को भी अपने हाथों में ले लेता है जिसे वह इतने समय से चाहता था। खैर, ये बाद के लिए विचार था। कठोर राक्षस राजा की आवाज एक बार फिर गूंजी। जिन शर्तों पर हम सहमत हुए हैं उनका निश्चित रूप से पालन किया जाएगा। आपको बस ये सुनिश्चित करना होगा कि आप जहर देना जारी रखें ताकि अप्रत्याशित हताहत न हो। इस बात का जिक्र होते ही क्राउन प्रिंस के चेहरे पर एक मुश्किल भाव उभर आया। अपने किए पर सोचते हुए उनके चेहरे पर शर्म और उदासी के भाव देखे जा सकते थे। वे अपने ही पिता को कमजोर कर रहे थे। शुरुआत में ऐसा करना उसके लिए कठिन था, लेकिन जब उसने राक्षसों की लगातार जीत के बारे में सुनना जारी रखा, क्योंकि उन्होंने पशु राज्यों की अधिक सुरक्षा को ध्वस्त कर दिया, तो उसने अपने विश्वास की पुष्टि की। मैं बाद में आपसे क्षमा मांगूंगा, लेकिन कम से कम हम दोनों इसके बाद कुछ और दशक देखने के लिए जीवित रहेंगे। उसने शर्म और कमजोरी की भावनाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी और मजबूत आवाज के साथ इंतजार कर रहे दानव राजा को जवाब दिया, मैं अपना वादा पूरा करूंगा, बस आपकी सेना कब आएगी? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद जवाब आया, अधिक से अधिक एक सप्ताह, कम से कम कुछ दिन। क्राउन प्रिंस ने इसकी पुष्टि करते हुए सिर हिलाया, अपनी सीट से उठे और आगामी सभा के लिए तैयार होते हुए उन्होंने संचार पदक काट दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दानव राजा ग्रेमोरी के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी जब उसने दयनीय राजकुमार के साथ बातचीत समाप्त की। यही वह काम था जिसे करना उसे सबसे ज्यादा पसंद था। अपनी कल्पना में खोए हुए उसके मुंह से एक खुशी भरी कराह निकली। हाँ, उनके पास ऐसी ताकतवर ताकतें थीं जो उत्तर में इस छोटे से राज्य पर आसानी से कब्जा कर सकती थीं।
उसकी ताकत 3 महान व्यक्तियों के बराबर थी क्योंकि उसका अनोखा हुनर प्राइमल कॉन्ज्यूरर राज्य की ताकतों को हराने के लिए काफी था, और फिर भी उसने अपने काम को और भी कम करने की योजना बनाई। उन्होंने एक नाटक की रचना की जिसमें उन्होंने इस राज्य के एक राजकुमार को दिखाया कि उन पर घातक शक्ति आक्रमण करने वाली है तथा उन्हें अपनी शक्तियों को कमजोर करने के लिए मजबूर किया, इस वादे के साथ कि वे सब मारे नहीं जाएंगे या गुलाम नहीं बनाए जाएंगे तथा अंत में उन्हें शासन करने दिया जाएगा। राजकुमार को जो स्मृति पत्थर मिला था उसे बहुत पहले एक शक्तिशाली दानव राजा ने छेड़छाड़ की थी जो भ्रम और भावनाओं का स्वामी था। जबकि राजकुमार को लगा कि वो शक्तिशाली दानव सेनाओं के दृश्यों को देख रहा था, उसके बाद उसकी मानसिक सुरक्षा टूट गई क्योंकि वो उसके बाद संचार के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील हो गया। एक तुच्छ राजकुमार जो एस रैंक का था, उसे अपने प्रभाव में रखना कितना कठिन था। उसके बाद उसने जो कुछ किया वह ये था कि उस पर नजर रखने के लिए एक गार्ड रखा, लेकिन ये गार्ड अप्रत्याशित रूप से गिर गया था। अभी भी एक सवाल था जो कई लोग इस दानव राजा से पूछते, जो इतनी सारी मुसीबतों से गुजरा जबकि उसके पास लक्ष्य को आसानी से गिराने की शक्ति थी। क्या ये सब जरूरी था? जवाब था नहीं। ग्रेमोरी ने खुशी खुशी उन चेहरों के बारे में सोचा जिन्हें वह इस नाटक के अंत में देखेगा। अतिक्रमण करने वाला राजकुमार केवल एक वादे पर ही विश्वास कर सकता था क्योंकि उन्हें वैसे भी विनाश का सामना करना पड़ेगा और उसके लोगों का जीवन इस पर निर्भर था। ग्रेमोरी इस सब के अंत में उनके चेहरे देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। उसने राजा के चेहरे की कल्पना की। क्या वह अपने बेटे के विश्वासघात से दुखी और उदास होगा जब उसके शरीर में जहर सक्रिय हो जाएगा और उसे अपनी शक्ति कम होती हुई दिखाई देगी? क्या राजकुमार निराशा से भर जाएगा जब उसे पता चलेगा कि किए गए सभी वादे टूट गए हैं? इससे भी बेहतर, जब वह अपने परिवार को अपमानित होते देखेगा तो उसका क्या भाव होगा? दानव राजा को खुद को शांत करना था क्योंकि वह अपने नाटक के समापन के बारे में सोचकर बहुत गर्म हो रहा था। उसे केवल एक ही बात ध्यान में रखनी थी कि एक दुश्मन से संभावित व्यवधान हो सकता है जिसका जिक्र राजकुमार ने नहीं करना चुना। इसके बाद वह आराम से बैठकर अपने द्वारा रचे गए नाटक को देख सकता था। नहीं, उसे ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। नहीं, इससे अंतिम परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर भी उसने ऐसा किया। क्यों? क्योंकि यह मजेदार था। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 99। एक जबरदस्त अवसर आए। मैंने आज कुछ समय बाद होने वाली ग्रैंड असेंबली को ध्यान में रखते हुए स्काईपैक नेस्ट पर वापस जाने की योजना बनाई। मुझे जो पूरी जानकारी मिली उससे मुझे पता चला कि पिछली बार जब कोई महान जानवर घोंसले में उभरा था और विद्रोह का नेतृत्व किया था, वह दशकों पहले था जब राज्य अपनी शुरुआती अवस्था में था। जानवर के विद्रोह को दबाने और सबसे शक्तिशाली को मारने के लिए शक्तिशाली राजा की ताकत के साथ साथ एपक बटालियन कमांडरों की मदद की जरूरत पड़ी, जिससे जानवर वापस अपने तैरते हुए भूभाग पर चले गए। वर्तमान में कालकोठरी में केवल एपक रैंक वाले जानवर ही मौजूद थे, उनकी संख्या संभवतः उतनी अधिक नहीं थी। अन्य 2 घोंसले जो राज्य से दूर स्थित थे, वे जमे हुए पहाड़ों के बीच थे, जहां जानवरों का स्तर समान था, लेकिन उनके स्थान के कारण उन्हें कम चिंता थी। कभी कभी यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की जाती थी कि कोई शक्तिशाली जानवर ऊपर न आ जाए और सेना को एकजुट न कर ले। चूंकि मैंने पहले ही इस पास के घोंसले में से एक शक्तिशाली जानवर को मार गिराया था, इसलिए उनमें से और को मारना आसान होगा, इसलिए यह मेरा लक्ष्य बना रहेगा। मैं सभी तरह के एपिक कौशल प्राप्त करूंगा, इससे पहले कि सब कुछ बिगड़ जाए। जहां तक उस सभा की बात है जो मैं संभवतः मिस कर सकता था, मैं अपने समय का बेहतर उपयोग सुनने की बजाय ताकतवर बनने में कर सकता था। वैसे भी जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे सब पता चल जाएगा कि क्या चर्चा हुई थी। युद्ध पूरी तरह से शुरू होने से पहले अधिक ताकत जुटाना महत्वपूर्ण था। अब मेरा पूरा ध्यान इस बात पर था कि मैं अपने पास मौजूद एपक रैंक वाले कौशल का उपयोग कैसे करूं ताकि कल मुझे महसूस होने वाले जानवरों का कुशलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से शिकार कर सकूं। मैंने पहले ही उन एपिक कोर को अवशोषित कर लिया था जो जानवर ने गिराए थे, जिससे मुझे अपने गुणों में महत्वपूर्ण वृद्धि मिली। वर्तमान में मुझे जो कौशल सबसे ज्यादा पसंद थे वे थे भ्रष्ट तलवार संत का अवतार और पूर्ण शून्य। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि उनका संयोजन जानलेवा था। अवतार को बुलाने के बाद मेरे शरीर को बहुत बड़ा बफ मिला और यह बहुत बड़ा हो गया और मैं इसमें घूमने के रोमांच को बयान भी नहीं कर सकता। जहां तक कौशल के सामने भ्रष्ट टैग होने का सवाल है, तो यह संभवतः उस शक्तिशाली रत्न के कारण था जिसे भाड़े के सैनिक ने रूपांतरित होने से पहले अवशोषित कर लिया था। जब मैंने लाल रोशनी और सिर से निकलती लंबी सींग देखी तो मुझे कौशल का उपयोग करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं हुआ, क्योंकि ताकत तो ताकत ही होती है, चाहे वह किसी भी रूप में आए। अब निरपेक्ष शून्य के जुड़ने से बर्फ के तत्वों की एक भेदी परत बड़े शरीर की सतह पर नाचने लगी और उनमें से और भी अधिक फैली हुई लंबी ब्लेड के किनारे पर एकत्र हो गए।
आइसबर्ग एक और घातक कौशल था जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता था और ये दुश्मनों के बड़े झुंड को खत्म करने के लिए सबसे अच्छा काम करता था। इसे ध्यान में रखते हुए मैं पूरी एकाग्रता के साथ स्काइपैक नेस्ट के पास गया। एक भी एपिक जानवर की मौत से द्वीप पर मौजूद बाकी सभी जानवर खतरे में पड़ जाते। निश्चित रूप से संकट से बचाव ने मुझे दिखाया कि नेस्ट के बहुत दूर नहीं बल्कि अंदर की ओर हमला करने के लिए कई शक्तिशाली व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहे थे। खैर, खतरा बहुत बड़ा नहीं दिख रहा था, बस ये कि इसके लिए काफी काम करना होगा। मैं इस विचार के साथ अपने चेहरे पर मुस्कान महसूस कर सकता था। ये थोड़ा सा काम अधिक महाकाव्य कौशल हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं था। तैरते हुए घोंसले पर उतरने से पहले ही जहरीले प्लेग वाहक को बुलाया गया और भ्रष्ट तलवार संत का अवतार डाला गया क्योंकि मेरा शरीर चारों ओर से घिरा हुआ था। मैं महसूस कर सकता था कि अवतार के पूरी तरह से बनने के साथ ही शक्ति का जबरदस्त उछाल आ रहा है, जिससे मुझे इस एहसास का थोड़ा ज्यादा आनंद मिल रहा है। एब्सोल्यूट जीरो का इस्तेमाल तब किया गया जब मेरे आसपास की हवा में ठंडे क्रिस्टल बनने लगे और मेरे शरीर पर लाल रंग के ऊपर एक सफेद परत चढ़ गई। बर्फीले सफेद क्रिस्टल के षटकोणीय स्तंभ मेरे चारों ओर फैल गए, जो फैली हुई तलवार तक पहुंच गए। कौशल के पूरी तरह से बनने के बाद मेरे चारों ओर बर्फीले तत्वों का एक तूफान बन गया। जब मैं हवा में शानदार तरीके से तैर रहा था तो मेरा फिगर बहुत आकर्षक लग रहा था। मैं पूरी तरह से तैयार था और मैंने अपना समन भेजकर लड़ाई शुरू कर दी। जैसे ही यह घोंसले पर उतरा और कुछ जानवरों का ध्यान आकर्षित किया, खतरनाक आभा जो मैं अब तक महसूस कर रहा था वह चली गई। तीनों बॉस अलग अलग आकार के दिखाई दिए। सबसे आगे खड़ा एक 6 मीटर लंबा सम्राट पेंगुइन था। उसके सिर और पीठ पर चिकने काले पंख थे और उसका पेट सफेद पीले रंग का था जो रोशनी में चमक रहा था। प्लेग बियरर की ओर देखते हुए उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव था और फिर आसमान में छिपी मेरी आकृति की ओर। सम्राट पेंगुइन के दाईं ओर बिल्कुल उसी आकार का एक बड़ा सफेद भेड़िया था। यह अपनी खतरनाक चमकती पीली आंखों और नुकीले दांतों के साथ आर्कटिक वुल्फ जैसा लग रहा था। इन दोनों के बाईं ओर उनसे भी बड़ा कुछ था, लगभग 10 मीटर लंबा जानवर जो वारस जैसा लग रहा था। उसके मुंह से शक्तिशाली दांत नीचे की ओर निकले हुए थे और उसका चेहरा बेहद बदसूरत था जो मुझे गुस्से से देख रहा था। इन तीनों में से मोटा वारस सबसे खतरनाक वाइब्स छोड़ रहा था। मैंने अपने हाथों में फैली हुई एपक तलवार को महसूस किया। जैसे ही मैंने घनी ठंडी हवा में सांस ली और मेरा आकार जानवर की ओर धुंधला हो गया। मैंने अपने उत्साह को नियंत्रित रखने की कोशिश की क्योंकि मैंने पाया कि मैं इन जैसे शक्तिशाली प्राणियों के खिलाफ लड़ रहा था। मैं भूला नहीं हूं कि मैं कहां से आया हूं और कुछ हफ्ते पहले मैं कितना कमजोर था। आउटर बैंकॉक में जीर्ण शीर्ण अपार्टमेंट से लेकर रैनकैफ और उससे ऊपर की तेजी से उन्नति तक बहुत सारे बदलाव और प्रगति हुई थी और वे सभी मुझे आज यहाँ ले आए। एक पूरी तरह से अलग दुनिया में जहाँ सभी शक्तियों के प्राणी मौजूद थे और मैं उन्हीं स्तरों के करीब पहुँच रहा था। जैसे ही मेरे हाथों पर लगा ब्लेड काले वारस की मोटी खाल से टकराया, मेरी यादें रुक गईं। ठक, जैसे कि वो वसा की एक परत से टकराया हो, तलवार थोड़ी सी अंदर धंस गई। एब्सोल्यूट जीरो से फ्रीजिंग टच प्रभाव सक्रिय हो गया और प्रभावित स्थान पर बर्फ का एक खिलता हुआ फूल खिल गया, लेकिन जानवर के सख्त शरीर के कारण इसकी क्षति कम हो गई, जिसका घर ठंड था। वारस ने अपने बाल रहित पंखों को तेजी से झटककर जवाबी हमला किया, जिससे मेरे बड़े शरीर पर ठंडे भाले जैसे प्रहार हुए। फ्लैश अभी भी सक्रिय होने और मेरे बड़े शरीर के हवा में घूमने के बावजूद गति इतनी तेज थी कि बचना मुश्किल था। धमाका! इस झटके ने मुझे एक तरफ धकेल दिया जहां बड़ा सफेद भेड़िया अपने जबड़े फैलाए इंतजार कर रहा था। उसके मुंह में भयानक ऊर्जा इकट्ठा हो रही थी और एक नीली किरण मेरी तरफ निकल रही थी। तत्काल स्थानांतरण जल्दी से सक्रिय हो गया क्योंकि मैं गायब हो गया और हवा में दिखाई दिया नीचे 3 जानवरों को देख रहा था। सम्राट पेंगुइन, जिसे प्लेग वाहक के साथ व्यस्त रखा जाना चाहिए था, ने अपने पंखों पर एक धुंधली ग्रे रोशनी बनाई और उन्हें मेरे समन के शरीर में मार दिया और मैं एक आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति के साथ देखता रहा क्योंकि प्लेग वाहक दृष्टि से गायब हो गया। मेरे पास जो कनेक्शन था उससे मुझे पता चला कि वह अब घोंसले में कुछ मील दूर था। संत की वापसी पहले से ही वारस से मेरी बड़ी आकृति को हुए नुकसान को ठीक कर रही थी और विनाशकारी ऊर्जा की नीली किरण जो मुश्किल से मुझे छुपाई थी। जब मैंने समन प्लेग बियरर का उपयोग करके वापस बुलाने के लिए आह्वान किया, तभी जमीन पर सम्राट पेंगुइन एक सख्त अभिव्यक्ति के साथ चिल्लाया और मेरी दृष्टि से गायब हो गया। अलार्म बज उठा जब मैंने महसूस किया कि फ्लैश स्वचालित रूप से सक्रिय हो गया है ताकि मेरा शरीर खतरे से दूर हो जाए, क्योंकि बड़ा पेंगुइन हवा में दिखाई दिया। एक धुंधली ग्रे रोशनी पहले से ही उसके पूरे फ्लिपर को कवर कर रही थी क्योंकि मेरा शरीर समय रहते उससे बच नहीं पाया था। रोशनी ने मुझे मुश्किल से छुआ, लेकिन ये पर्याप्त से अधिक था क्योंकि मुझे लगा कि मेरा शरीर गायब हो गया है
और यह इस बार इंस्टेंट ट्रांसफर के कारण नहीं था। जब मैं फिर से प्रकट हुआ तो मैंने खुद को एक बहुत बड़े और अंधेरे वातावरण में पाया जिसमें बमुश्किल कोई रोशनी थी। मेरे चारों ओर प्राचीन जमे हुए और टूटे हुए ढांचे थे, लेकिन यह वो बिंदु नहीं था जिसने मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य दिया। सबसे बड़ा आश्चर्य ये था कि इस बड़े वातावरण में मैं सम्राट पेंगुइन के हमले के साथ स्थानांतरित हो गया था। मैं अकेला नहीं था। कई आभाएं जो किसी भी तरह से उन लोगों से कम शक्तिशाली नहीं थी जिनसे मैं अभी लड़ रहा था, मेरी स्थिति पर हावी हो गईं। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 101 जबरदस्त अवसर 2। मेरा दिमाग तेजी से घूम रहा था क्योंकि मैं अपने आसपास महसूस की जा सकने वाली आभाओं की गिनती कर रहा था। मेरी आंखें रीगल आर्चर की आंखों के साथ सक्रिय हो गईं क्योंकि मैंने खतरनाक स्थानों के हर कोने और हर कोने को देखने की कोशिश की। 12 से अधिक शक्तिशाली आभाएं बड़े समाशोधन में थीं। उनके शरीर ने मेरे चारों ओर चक्कर लगाते हुए शक्ति के मूर्खतापूर्ण स्तर का उत्सर्जन किया। इस अप्रत्याशित और संभवतः खतरनाक स्थिति में मैंने अपनी सांसों को शांत किया क्योंकि मेरे बड़े अवतार ने लंबे ब्लेड को और भी कसकर पकड़ लिया था। मेरे कौशल थोड़ी सी भी हरकत पर हरकत करने के लिए तैयार थे। इंस्टेंट ट्रांसफर का इस्तेमाल मुझे किसी दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जा सकता था जिसे मैं देख सकता था, लेकिन पूरा क्षेत्र बंद था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। चारों ओर घने पत्ते और जमी हुई सतहें थीं, जिससे मैं जानवरों के अलग अलग आकार को देख सकता था जो मेरे चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। उनकी भयावह आंखें मेरे अंदर घुस गईं क्योंकि मैंने एक बार फिर हलचल महसूस की। इस बार मैंने देखा कि वे जानवर जिनसे मैं लड़ रहा था एक के बाद एक दिखाई दे रहे थे। सबसे पहले बेहद मोटा वारस प्रकट हुआ, उसके बाद आर्कटिक वुल्फ और अंत में सम्राट पेंगुइन जिसके पास वह कौशल था जिससे ये सब संभव हो सका। हवा में हलचल मची हुई थी। मैं अपनी जान बचाने के लिए लड़ने और इस घेरे से बच निकलने का मौका तलाशने की तैयारी कर रहा था। पेंगुइन ने सिर उठाकर मेरी ओर घृणा से देखा। तभी अचानक आसपास से एक स्पष्ट आवाज गूंजी, आप एक अनोखी चीज हैं। मेरे विचार तेजी से आगे बढ़ रहे थे और मेरी आंखें ये देखने की कोशिश कर रही थीं कि आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन मैं आवाज का स्रोत नहीं ढूंढ पा रहा था। जब आप पहली बार इस भूमि पर आए थे तो आप बहुत कमजोर थे और आपके चारों ओर आपके जैसे ही अन्य लोग थे। फिर भी जब भी आप वापस लौटे आप काफी मजबूत हो गए थे, इतने मजबूत कि आप यहाँ के किसी भी प्रतियोगी को हरा सकते थे। आप वास्तव में क्या हैं? आवाज बहुत ही मधुर और मजबूत थी, जो कि स्त्रीलिंग जैसी लग रही थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और अपना ध्यान केवल आसपास के कई जानवरों पर ही लगाए रखा। अगर मुझे जरा सा भी संकेत दिखाई देता तो मैं प्लेग वाहक को बुलाता और इस पूरे क्षेत्र को जहर की भूमि में बदल देता और अभी के लिए भागने की कोशिश करता। मुझे नहीं पता था कि इन जानवरों के पास और कौन कौन से शक्तिशाली कौशल हैं। जिस कौशल ने मुझे यहाँ टेलीपोर्ट किया उसने मुझे बेहद सतर्क बना दिया। आवाज एक बार फिर गूंजी, अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप अपनी शक्ति से किसी एक प्रतियोगी को हरा देते हैं तो आप वर्तमान में चल रहे मुकदमे के लिए योग्य हो जाते हैं। इन शब्दों पर मेरा तनाव थोड़ा कम हुआ और मैं सोचने लगा कि आखिर मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। मैंने जांच करते हुए पूछा, किस बात का परीक्षण? मेरे चारों ओर के जानवर अपनी जंगली आभा में राज करने लगे क्योंकि इस बार सम्राट पेंगुइन से एक तिरस्कार भरी आवाज आई, तुम मनुष्य जानवरों की दुनिया के विशेष स्थानों के रहस्यों और पेचीदगियों के बारे में नहीं जानते। ये आध्यात्मिक भूमियां जिन्हें तुम घोंसले कहते हो और जहां तुम नियमित रूप से अपने से कमजोर लोगों को धमकाते हो, वे सबसे शक्तिशाली जानवरों को जन्म देने के लिए बनाई गई परीक्षण भूमियां हैं। क्या? जैसे जैसे मैं सुनता रहा मेरा दिमाग इस बिल्कुल नई जानकारी को आत्मसात करता गया। आखिरकार मैं पहली आवाज का स्रोत ढूंढने में सफल हो गया क्योंकि यह एक बार फिर से गूंजी, इस बार हवा में एक पारदर्शी लाल आकृति से। हाँ, यह आध्यात्मिक भूमि में से एक है जहाँ सबसे शक्तिशाली जानवर प्रकट होते हैं। मैंने राक्षसों के साथ युद्ध के इस युग में एक और शक्तिशाली घर बनाने की संभावना के लिए काफी खजाने का उपयोग करके इस टियर 1 आध्यात्मिक भूमि को टियर 2 में अपग्रेड करने का कठिन कार्य किया। पारदर्शी आकृति का रंग आग जैसा लाल था और उसके वक्र बहुत ही अतिरंजित थे, जो एक इंसान की तरह दिख रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह किसी शक्ति का आभास दे रही थी, लेकिन उसने अत्यधिक खतरे का एहसास कराया। मैं सुनता रहा और उसे करीब आते देखा। हर गुजरते सेकंड के साथ उसका आकार बेहद स्पष्ट होता जा रहा था। मुझे अब तक कोई सफलता नहीं मिली है क्योंकि पिछले कुछ दशकों में प्रतिभाशाली व्यक्ति पैदा नहीं हुए हैं और राक्षसों के आने के बाद भी इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। फिर भी तुम, प्यारे इंसान, तुम में आशा है। लाल रंग की आकृति मेरे सामने एक शानदार अंदाज में तैर रही थी और मैं मुश्किल से उसके खूबसूरत चेहरे की विशेषताओं को पहचान पाया जो बड़प्पन की चीख लगा रही थी। उसके अगले शब्द और भी सख्त और ठंडे होते गए क्योंकि संकट से बचाव ने मुझे पहली बार सबसे जोरदार संकेत भेजे।
खासकर तुम्हारी इस क्षमता को देखकर, जो राक्षसों के रसातल जादू के समान स्रोत से उत्पन्न होती प्रतीत होती है। मुझे तुमसे ये स्पष्ट रूप से समझाने की आवश्यकता होगी कि तुम इस बारे में कैसे आए, अन्यथा अगले कुछ मिनट तुम्हारे आखिरी मिनट होंगे। ओह, और यदि तुम सत्य के अलावा कोई अन्य शब्द कहते हो तो मैं तुरंत जान जाऊंगा। मेरा शरीर जो भ्रष्ट तलवार संत की बड़ी आकृति में घिरा हुआ था, उस भेदी निगाह को महसूस कर सकता था जो बाहरी आवरण को तोड़कर मुझ पर आ गिरी थी। इस कौशल का भ्रष्ट टैग जो संभवतः उस रत्न के कारण था जिसे उस महिला ने निगल लिया था, वास्तव में अब मुझे परेशानी देने वाला था। मैंने खुद को शांत किया और ध्यान से चीजों के बारे में सोचा। शब्द मेरे मुंह से धीरे धीरे निकले क्योंकि विचार त्वरण ने पूरी गति से काम करके सब कुछ ध्यान में रखा। मैंने ये कौशल तब प्राप्त किया जब मैंने एक भाड़े के सैनिक को हराया और उसका सार निगल लिया जो उस जमे हुए राज्य की राजकुमारी को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता था जिसे मैं ले जा रहा था। एकमात्र चीज जो मैं देख पाया जिसका राक्षसों से कोई संबंध हो सकता था वह एक गहना था जिसे भाड़े के सैनिक ने लड़ाई के दौरान निगल लिया था। मेरा खुद राक्षसों से कोई संबंध नहीं है और मैं उनके खिलाफ काम कर रहा हूँ। मेरे शब्द निकलने के बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई। दोनों जानवर और लाल औरत की आकृति कुछ भी नहीं बोल रही थी। हालांकि अगले ही पल मैं उस सख्त आवाज को उत्साह के साथ बोलते हुए सुनकर हैरान रह गया। हाँ, आपके शब्दों में कोई झूठ नहीं है। वाह, एक इंसान को वास्तव में डेवोर क्लास का अनोखा कौशल प्राप्त हुआ था। अच्छा, यह आपकी तेज प्रगति और शक्ति को बताता है। ठीक है, ये सब के बाद एक व्यर्थ यात्रा नहीं हो सकती है। पारदर्शी लाल महिला ने अपने हाथ ऊपर उठाए तो हमारे चारों ओर गड़गड़ाहट होने लगी। मैंने उसके द्वारा कहे गए शब्दों को दोहराते हुए और उनके बारे में सोचते हुए ध्यान से देखा। हमारे पीछे कुछ मील का क्षेत्र रोशन हो गया क्योंकि असमान जमी हुई जमीन दिखाई देने लगी थी। एक शक्तिशाली बल धरती को दबा रहा था। जैसे जैसे दांतेदार चट्टानें समतल होती जा रही थीं और हमारे आसपास की मीलों की दूरी समतल सतह बन रही थी। वह स्पष्ट आवाज जो अब उत्साह से भरी हुई थी, एक बार फिर गूंजी। मुझे एक राज्य पर ध्यान केंद्रित करना है, इसलिए हम इसे जल्दी से पूरा करेंगे। आपके सामने एक अवसर है। इस आध्यात्मिक भूमि में आप सर्वोच्चता के परीक्षण से गुजर सकते हैं। यदि आप पर्याप्त प्रतिभाशाली हैं तो ऐसे पुरस्कार आपको मिलेंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने इस कठिन परिस्थिति से गुजरते हुए अपनी सांसों को नियंत्रण में रखने की कोशिश की और ऐसा लगा कि मेरी जान को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। मेरे विचार तेजी से चलने लगे और मैंने पूछा, ये परीक्षण जो आमतौर पर जानवरों के लिए होता है, इससे आपको क्या पुरस्कार मिलेगा? ओह, शुरुआत के लिए ये टियर 2 आध्यात्मिक भूमि सर्वोच्चता के परीक्षण के विजेता को लीजेंडरी रैंक तक सुरक्षित उन्नति की गारंटी देगी। ... विस्मय अधिबोधक चिन्ह। अध्याय समाप्त। आज के लिए इतना ही। आगे देखेंगे कि मेरा शरीर कौशल की एक परत से घिरा हुआ था जिसमें भालू सम्राट की खाल पूरी तरह से ढकी हुई थी और भ्रष्ट तलवार संत के अवतार में फैली हुई थी जिससे मैं एक क्रूर जानवर जैसा दिख रहा था। सक्रिय निरपेक्ष शून्य से मेरे चारों ओर विनाशकारी ठंडे तत्वों का घूमता तूफान जमी हुई भूमि की गहराई से आए जानवर के इस रूप को और पुख्ता करता था। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।